ताहिर प्रिंस, जिसे दुनिया एक गैंगस्टर के तौर पे जानती है, आपके वो मामू थे। लाहौर का जो अंडरवर्ल्ड था, उनसे इनके ताल्लुकात थे। अंडरवर्ल्ड में तो ये भी थे। जब मेरे मामू ताहिर प्रिंस को सजाए मौत हुई पाकिस्तान में, उस जज ने घर बुलाया हमें। किसको? मेरी नानी को। कहा 20 लाख रुपए दो, मैं तेरे बच्चे को बरी कर देता हूँ। ये इल्जाम लगा रहे हैं आप। हम 20 लाख नहीं कर सके, सजाए मौत हो गई। जिस दिन इनकी पेशी थी ना, उससे एक दिन या 2 दिन पहले मैं मुलाकात के लिए गया। उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह हो सकता है कि कोई हेलीकॉप्टर मिल जाए। कहते यार मैं चाहता हूँ मेरी रहाई हो ना, तो मैं हेलीकॉप्टर से जाऊँ यहाँ से। 1996 में 12 रबीउल अव्वल के दिन एक बड़ा खौफनाक वाकया होता है। 18 बच्चे मौके पे मारे जाते हैं, 96 बंदे जख्मी होते हैं। उस दिन किस पर पर्चा हुआ? तनीफा बाबा हो गए, तीफी गोगी हो गए, इन सब पे पर्चा हुआ था। अच्छा, तीफी और गोगी वो तो बेगुनाह हो गए थे इसमें, वो कैसे? मामू ने मुझे ऑर्डर किया था कि जाओ साथ ये जो गवाह लेके जाओ, कि ये मौके पे नहीं थे। हमने जाके वहाँ गवाही दी और उनको बरी करवा दिया। ताहिर प्रिंस ने नामजद क्यों किया फिर? यार नामजद इसलिए किया, ताहिर प्रिंस को इस बात का एहसास नहीं होता था कि उसकी फैमिली पे क्या गुजर यार वो गया। कर क्या सकता था, उसके पास में क्या था? वो तो दोबारा ताहिर नफीस बन नहीं सकता था। आपकी वालदा का या आपकी नानी के वो सुनते नहीं थे? खुदा की कसम, मेरी नानी ने थप्पड़ मारे, थप्पड़ कि तन मैं कह रही हूं दफा जा, चला जा तो कहता मैं नहीं जाना। अगर ताहिर प्रिंस चला गया तो लोग कहेंगे ताहिर प्रिंस डर के भाग गया। आप चाहेंगे कि आपका बेटा ताहिर प्रिंस की तरह नाम कमाए? मेरी साथ पूछते नहीं चाहेंगी कि कोई ताहिर प्रिंस बने। ताहिर प्रिंस को अंदाजा था कि उसका भी पुलिस मुकाबला इसी तरह से अंदाजा होगा। नहीं था, यकीन था कि ये मुझे मारना चाहते हैं। लाहौर का मशहूर जमाना किरदार ताहिर नफीस प्रिंस, जिसको एक हैंडसम डॉन के नाम से आज भी याद किया जाता है। ताहिर नफीस प्रिंस की जिंदगी में वो क्या हालात बने जो उसको उस राह पर ले गए जिसका अंजाम पुलिस मुकाबला बना। ताहिर प्रिंस को पाकिस्तान छोड़कर इंग्लैंड क्यों जाना पड़ा और इंग्लैंड में ताहिर के हाथों किसका कत्ल हुआ? ताहिर प्रिंस ने लाहौर की जेल में कैसे राज किया? ताहिर प्रिंस का नाम तो लाहौर में बन गया, लेकिन ताहिर प्रिंस की अपनी फैमिली किन आजमाइशों से गुजरी? ये सब हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में ताहिर प्रिंस के सगे भांजे सुहेल इब्राहिम से। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ताहिर प्रिंस, जिसे दुनिया एक गैंगस्टर के तौर पे जानती है, आपके वो मामू थे। ताहिर नफीस प्रिंस असल में थे कौन? ताहिर प्रिंस मेरे मामू थे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। दूसरी बात यह है कि ताहिर प्रिंस एक नफीस साफ़ सुथरे बंदे थे। वो कोई गुंडे बदमाश या गैंगस्टर नहीं थे। हालात ने, मजबूरियों ने, इन चीज़ों ने उन्हें एक गैंगस्टर की शक्ल दे दी। और गैंगस्टर बनने में सबसे ज़्यादा कसूर पंजाब पुलिस का है। अच्छा। पंजाब पुलिस ने एक शरीफ आदमी को, एक पढ़े लिखे और शरीफ आदमी को गैंगस्टर बना दिया। बचपन कैसा था? बचपन में वो भाटी के रहायशी थे। प्राइमरी स्कूल तक भाटी में ही, पता नहीं विक्टोरिया स्कूल थी, मेरी माँ भी पढ़ती थी उधर ही, ये सारे बहन भाई उधर पढ़ते थे। फिर सेंट्रल मॉडल स्कूल में पढ़े, मैट्रिक किया वहाँ से। अच्छा। फिर इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से ग्रेजुएशन की। फिर गवर्नमेंट कॉलेज उन्होंने MA किया। फिर उन्होंने लॉ किया, बार लॉ बैरिस्टर थे। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि उन्होंने मैट्रिक किया, उसके बाद इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से उन्होंने इंटर किया, ग्रेजुएशन भी की हुए। वैसे। हाँ जी। लेकिन जितने सोशल मीडिया पर हम देखते हैं इंटरव्यूज़ लोगों के जो बताते हैं ताहिर प्रिंस के बारे में, वो कहते हैं ये तो कभी स्कूल पढ़े ही नहीं, इन्होंने कभी मैट्रिक ही नहीं किया। मैंने भी देखा है प्रोग्राम, हमारे सामने भी आया। फिर हमने शाहिद चौधरी हैं, उनका देखा प्रोग्राम, उसमें भी कहा कि वो स्टूडेंट कभी थे ही नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर वो स्टूडेंट नहीं थे तो वो स्टूडेंट लीडर कैसे हो गए? इस तरह तो आतिफ चौधरी भी स्टूडेंट लीडर था। आतिफ चौधरी स्टूडेंट लीडर नहीं था। वो किसने कह दिया आपको? आतिफ चौधरी जो था वो कभी कॉलेज गया ही नहीं। एक बंदा जब कॉलेज में पढ़ रहा हो तो वही स्टूडेंट लीडर बनता है ना। अच्छा, सेम इनके बारे में भी यही कहते हैं? नहीं, ये भी कॉलेज वो गलत कहते हैं। वो उनकी इन्फॉर्मेशन गलत है, उन्हें पता नहीं है। अगर वो मेरे से बात करते या उनके किसी ऐसे दोस्तों से बात करते जो उनके क्लास फेलो हैं तो वो उनको बता देते। मामू मेरे पढ़े लिखे इंसान थे और उनका जो बोलने का एक्सेंट था वो इंग्लिश इस तरह बोलते थे जैसे हम उर्दू में बात करते हैं। तो एक अनपढ़ आदमी इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। वो पढ़े लिखे इंसान थे, उन्हें बार लॉ किया था। वो अपने केस खुद लड़ते थे, अदालतों में पेश होते थे। इसका सबूत है। चलें, हम आपसे लेंगे भी इसका सबूत। फैमिली में कौन कौन था इनकी? मेरी वालदा सबसे बड़ी थी, उससे छोटी मेरी एक खाला थी। उसके बाद मेरे मामू थे अंजुम नवीद। उसके बाद ये ताहिर नफीस उर्फ ताहिर प्रिंस, जिनको वैसे इनका निकनेम पप्पू था। ताहिर नफीस उर्फ पप्पू कहते थे इनको। प्रिंस कैसे बन गए? प्रिंस जब वो एक खूबसूरत नौजवान थे, कॉलेज में जब गए हैं तो बाइकिंग का शौक़ था इनको। अच्छा। रेसे रूसे लगाते थे कॉलेज के लड़कों के साथ, अपनी क्लास फेलोज़ के साथ। तो वो जब एक बंदा खूबसूरत आदमी होता है और काम उसके जो शरारती हों तो वो कहते यार यार तो प्रिंस से गए, तो वो प्रिंस ऐसे वो
प्रिंस बन गए वो। अच्छा, रेसर थे, वन व्हीलर थे। वन व्हीलर थे, रेसिंग करते थे माल रोड पे, बड़े पैसे जीतते थे वो रेसे रूसे लगा के। हालांकि हम घर वाले, मेरे जो नानी हो गई या मेरी वालदा हो गई, ये सब मना करते थे उनको कि ना, ये मतलब ये बाइक का काम ठीक नहीं है, बंदा मर जाता है या टांगें टूट जाती हैं, तो लेकिन शौक था उनका। अच्छा, उनका एमयू कॉलेज का भी वाकया है कि दीवार के ऊपर उन्होंने बाइक वो चलाई। मैंने ही बताया हुआ, वो शायद किसी को नहीं पता था। वो इस तरह था कि इनकी शर्त लग गई अपने कुछ दोस्तों के साथ ही, उस वक्त प्रति 5,000 की या 10,000 रुपये की, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ ये 87 का वाकया, 1987 का। तो इन्होंने उस वो दीवार जो ना थोड़ी सी चौड़ी है, यानी कि मेरा ख्याल है 13 फुट की दीवार है एमए की जो बाहर की, तो इन्होंने वहाँ बाइक चला दी उसके ऊपर। अच्छा, उस पूरी दीवार के ऊपर चक्कर लगा दिए इस तरह पूरी दीवार का। तो मेरा ख्याल है कि हज़ारों के साथ हिसाब के साथ लोग खड़े थे, क्लैपिंग कर रहे थे जब इस बंदे ने मोटरसाइकिल चलाई। तो इस तरह के करतब वो करते रहते थे, रेसिंग करते थे। कभी कभार वो होता है ना कि जैसे वो बफल निकाल दी उसकी, तो उसकी आवाज़ साउंड ज़्यादा हो गया, तो इस तरह की शर्तें। लोग कहते हैं, मैं नहीं जानता, मैं तो उस टाइम मेरे ख्याल से 3-4 साल का हूँगा जबकि हाँ, ये आप वाकया होंगे। आते हैं। तो लोग कहते हैं कि कई वारदातों में मुलविस थे। अब वारदातों की सुन लें। मैंने ना एक प्रोग्राम में देखा, वो कह रहे कि ये डकैत थे। डकैती क्या करते थे ये, यानी कि अगर किसी को खूबसूरत ऐनक लगाई देखी तो वो छीन ली, अगर कोई लेडीज़ पर्स लेके जा रही है वो छीन ली। अब मुझे ये बताएं, मैं उन लोगों की दिमाग की दाद देता हूँ कि यार अल्लाह के बंदे, आप किसके मतलब बात कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ दें। ज़ुबानी कलामी आप जिसको मर्जी जो मर्जी कह दें कि ये डकैत था, ये चोर था। अब डकैत कैसा था? एन के छीनने वाला डकैत होता है। ये डकैतियाँ बता रहे थे। अब डकैती का वाकया, एक वाकया डकैती का ये है कि क्योंकि मामू थे पीएसएफ के स्टूडेंट लीडर थे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में, जहाँ जमाती होते हैं। ये वाहिद बंदे थे जिन्होंने पीएसएफ की बुनियाद रखी उधर। तो पीएसएफ के जब ये लीडर थे और अपने इलाके में, जैसे कामर अली आगा जो उस इलाके के जो मेरा शायद अभी भी सेनेटर हैं या थे, इनके ख़िलाफ़ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 88 में, और वो काउंसलर बने। कामर अली आगा की पोजीशन उस वक्त ये थी कि इस बंदे के नारे लगते थे डिप्टी मेयर। जिस बंदे के डिप्टी मेयर के नारे लगती हों और वो नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का ख़ास आदमी हो, और एक पीएसएफ के स्टूडेंट लीडर से वो काउंसलर का इलेक्शन हार जाए, तो क्या दर्द होगा उसको। अच्छा, कहा तो ये जाता है कि कामिल अली आगा साहब को कैंपेन नहीं करने दी गई थी, जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं जीत सके। कैंपेन नहीं करने दी, और इस बंदे ने इतनी हर्डल्स दी, इतनी तकलीफ़ दी। हर दूसरे दिन तो ये कोई ना कोई इसने स्यापा डाला होता था। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि बलालगंज का इलाका कोई कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ हर तरह के काम होते हैं, मंशियात। अब जो वोटर होता है, आप उसको जब आप वोट लेने जाते हो, आप पूछते हो कि यार तू मंशियात बेचना है, तू वोट ना दई मैनू। हर तरह के लोग आपके साथ होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो जब थानों कचहरियों में होते तो ये बंदा इल्ज़ाम लगाता था कि यार ये बंदा तो ये फ़लान बंदे की सरपरस्ती करता है, ये जुए की सरपरस्ती करिए फ़लान। तो ऐसा बंदा जीत कैसे गया? अगर वो जुआरिया था या जुआरियों की सरपरस्ती करता था, गुंडों की सरपरस्ती, तो दुनिया पागल है जो उसको वोट दे रही थी। अब इतने बदमाश हैं लाहौर में, कहें उनको कि काउंसलर का इलेक्शन लड़ के दिखाएं, मुझे जीत के दिखाएं। वो मेरी बात याद रखिएगा, हमेशा आवाम उस बंदे को वोट देती है जो उसके साथ चलता है, जो उसका ख्याल रखता है, जो हर दुख दर्द में साथ देता है। अगर वो इस तरह का बंदा था, वो गुंडा था, बदमाश था, वो डकैत था, वो चोर था, तो अवाम ने जिताया क्यों उसको? 500 बंदे का हजूम, उनकी आवाज़ ऐसे सुन रहा होता था जैसे लग रहा था कोई बैठा ही नहीं हुआ इधर। यानी कि वो इस शख्सियत के मालिक थे वो। अच्छा, दुश्मनदारी किस किस से थी? सिर्फ एक पार्टी से थी, वो थी मुजावर पार्टी से। किस वजह से? मुजावर पार्टी से उनकी ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। फिर क्या वजह थी? वजह मुख्तसर ये है कि मिसाल के तौर में मैं एक इलाके का काउंसलर हूँ, तो मेरे इलाके में दूसरे लोग भी रहते हैं, जैसे मुजावर भी रहते हैं। अब कई मसले मसाइल ऐसे आएंगे मेरे पास जिनमें मुझे शायद उनके साथ बात करनी पड़े या उनका इख्तलाफ करना पड़े। तो इस तरह के छोटी छोटी बातों से बातें बढ़ती गई, और जो मुजावर पार्टी की इनके भाइयों ने एक बंदे का मर्डर कर दिया था, उसका नाम था हाजी बांका। हाँ, मैं छोटा था उस वक्त। इशफाक बांका। बाबर, उनके बेटे का नाम बाबर है। तो जब उनका मर्डर हो गया तो ये उस केस में एज ए गवाह बने। ठीक है। जब गवाह बने तो अब जिन्होंने मर्डर किया वो गवाह, उनको अच्छा कैसे लगेगा? और गवाह भी ताहिर प्रिंस हो
जो पीछे भी ना हटे, उनकी गवाही की वजह से, उनकी पैरवी की वजह से उनके 2 भाइयों को सजाए मौत हो गई। अच्छा। जब सजाए मौत हो गई तो जब जरदारी साहब आए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उन्होंने सजाए मौत ख़त्म करके वो उम्र कैद में कन्वर्ट कर दी, वो बच गए। लेकिन इन्होंने पूरा स्टैंड लिया। ये वजूहात हैं उनकी दुश्मनी की, ज़ाती दुश्मनी नहीं है, दोस्तों की लड़ाइयों की वजह से ये बीच में इन्वॉल्व हुए और इन्होंने अपनी ज़ाती दुश्मनी बना ली। अच्छा, कहते हैं कि बाबर बांका ने कत्ल भी किया मुजावर ग्रुप का, और उसका इल्ज़ाम भी आया इन पर। बाबर ग्रुप जो था ना, बाबर अपने बाप का बदला लेना चाहता था। मैं इतनी मुझे होश थी, मैं ये समझता था, ये जो बातें होती थी मैं सुनता था। बाबर कहता था कि मैंने अपने बाप का बदला लेना है। अच्छा। मामू ताहिर प्रिंस जो कहते थे कि अगर तूने अपने बाप का बदला लेना है तो थोड़ा वेट कर ले, सब्र कर ले। उससे सब्र नहीं हो रहा था। अच्छा, मना नहीं करते थे मना कि नहीं, कानून जो है वो देखे। अल्लाह माफ़ करे, अब जिसके बाप का मर्डर हुआ वो छोड़ेगा? वो तो नहीं छोड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, जो बात सच्ची है मैं सच्ची कर रहा हूँ आज आपके साथ, ये बात जो मैं करने लगा हूँ किसी को पता भी नहीं है। बाबर ने जब इनका मर्डर किया तो मेरे मामू यहाँ पाकिस्तान में नहीं थे। अच्छा। दुबई में थे। वो 3-4 दिन या 5 दिन पहले या हफ्ता पहले दुबई चले गए थे। अच्छा, उन्हें पता था। ये वजह तो नहीं थी कि इनको पता था कि कत्ल होना इसे मारना है, इस वजह से गए थे? ये सच्ची बात है, ये झूठ नहीं है। जो सच है वो सच है, बात जो भी होगी सच ही होगी। इनको सब पता था, लेकिन ये चाहते थे कि यार अगर मैं यहाँ हुआ तो ये मर्डर डायरेक्ट मेरे पे ही आना है, क्योंकि यही मेन आदमी थे उस वक्त। जब ये मर्डर हो गया तो मैं छोटा बच्चा था। हाँ। साइकिल चलाता था, तो मैं अक्सर ना नानी के घर साइकिल पे चला जाता था। तो ये इन्होंने मुझे दुबई से फ़ोन किया। इन्होंने कहा यार वो ज़रा खाला के घर जाई, ज़रा देखी वहाँ वो ठीक है। वो मैं क्या हुआ है? कहते अब वो बुला रही थी। मैं चला गया, तो जब मैं वहाँ गया साइकिल पे तो रश पड़ा हुआ। तो मैं बच्चा था, मैं देख रहा था, पता नहीं, मैं भी उनके बीच में देख रहा था कि क्या हुआ इधर। रात का टाइम था, कोई 8:30-9 बजे का टाइम होगा, या शायद ज़्यादा होगा इससे। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे से थोड़ा बड़ा था, वो साइकिल चला रहा था, मैं उसके। जब मैंने देखा कि वहाँ कोई मर्डर हो गया, कोई बंदे बुंदे मर गए, तो मैं वहाँ हो के ना, तो मैं जैसे बच्चा डर नहीं जाता, वो यहाँ पता नहीं क्या हो गया, तो मैं वापस आ गया। तो मुझे फ़ोन आया दुबई से इनका, कहते यार हो क्या आ गया, वो वहाँ कुछ हुआ तो नहीं? मैं कहा वहाँ को लगता है कोई मर गया है। कहते अच्छा। बस इतनी सी बातें की हैं, फिर इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। और बाद में पता चला कि वो तो मुजावर पार्टी के भाई का मर्डर हो गया है। तो उसमें जो मर्डर करने वाले थे वो बाबर साहब ही थे, क्योंकि ये तो पाकिस्तान में थे ही नहीं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इनको पता नहीं था, इनको सब पता था। अच्छा, ये काउंसलर थे, लोग इनकी बात सुनते भी थे। अगर ये समझाते बाबर को, और अगर वो कत्ल ना होता तो इनकी लाइफ चेंज ना हो जाती? अब मुझे आप आज जिंदगी कुछ और होती। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह देता हूँ। एक बंदा ऐसे गवाह बन के उनके जो मुखालिफ हैं, जिन्होंने बाबर के बाप का मर्डर किया, उनको सज़ा तक करवा दी, उसको समझा के रखा ना। उसको कहा कि यार जब कानून है, कानून हाथ में नहीं लेना, कानून है, कानून उनको सज़ाएं देगा, और कानून ने सज़ा दी। ठीक है। लेकिन वो आपको पता है कि ये पाकिस्तान में सज़ाएं एवं नहीं होती, यहाँ टाइम लगता है। एक केस 5-5, 6-6, 7-7 साल चलते हैं। जब सज़ा हो गई, वो बच गए, बाप था। अब ये उसकी कैफियत वही बयान कर सकता है जिसका मरा होता है। अब हमसे पूछें, हमारा बंदा मरा हुआ है, ताहिर प्रिंस साहब दुनिया में नहीं है, तो हमसे पूछे कि हमारी क्या कैफियत है। उस वक्त उस बंदे की कैफियत थी कि या मार दो या मर जाओ। तो वो अपने बाप का बदला लेना चाहता था, वो नहीं टल रहा था, उसने काम दिखा दिया। इनकी गैर हाजिरी में इनको भी सजाए मौत सुना दी गई थी। वो इसलिए सुनाई गई, जब इन्होंने मर्डर किया बाबर वगैरह ने, तो ये कुछ अर्सा पाकिस्तान में नहीं आए, क्योंकि नॉमिनेट पर्चा तो इन पे हुआ कि ये ताहिर प्रिंस ने खुद आया, खुद करवाया, बीच में शामिल था। ये नहीं कहा कि करवाया है, तो इनको शायद ये नहीं पता था कि ताहिर प्रिंस तो है ही नहीं पाकिस्तान में। जब ये मर्डर होता ना, तो मेरे सामने मेरे खालू की दुकान भी है, उनकी चौधरी टेंट, वो मेरे खालू हैं खालिद साहब। वो खालिद साहब को पुलिस पकड़ गई, वो सो रहे थे घर में। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर किसी बंदे ने किसी को मर्डर करवाना होता है तो कम अज़ कम अपने बंदों को तो सेव करता है कि यार तू घर ना सोई, या आज ये होना है या फलां होना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि जी मैंने इनको मारना है, तो मैं एक बंदा मेरे डर से वो मुल्क छोड़ के चला जाता है कि यार इसने काम, ज़रूरी थोड़ी है कि वो जिस दिन उसने कहा या जिस टाइम पे पाया उसी टाइम पे होना है। वो तो दाह में होगा, एक दिन दाह नहीं लगा तो दूसरे दिन लग गया, दूसरे तो तीसरे दिन। इस तरह ये मामला जब हुआ तो वो सोए हुए मेरे खालू को उठा के ले गई पुलिस। वो 4.5 साल बेचारा अंदर रहा, नाजायज़। उसको तो पता भी नहीं था कि क्या लड़ाई है, क्या ज़ाती लड़ाई तो नहीं थी, लड़ाई तो किसी की थी। अब बात यह है बॉस कि
जब बंदा किसी का नाम होता है ना तो उसके पीछे उसके फैमिली वाले वो बड़ी तकलीफ़ों से गुजरते हैं, चाहे उनकी अजीज़दारी हो, बच्चे हों, बड़े हों। जब मर्डर होते हैं ना तो घरों को ताले लगते हैं, तो बीवी बच्चे लेके भागना पड़ता है, तो आटे दाल के भाग का पता उस वक्त चलता है। फिर पता चलता है कि यार ये बंदा कितना बदमाश है, कितना गुंडा है। गुंड पुना तो उस वक्त निकलता है जब भागना पड़ता है घरों को ताले लगा के। और वहाँ से किधर गए? दुबई से वो इंग्लैंड चले गए, कैब चलाते रहे उधर, मेहनत मजदूरियाँ करते रहे। अकेले थे या वहाँ अकेले पर थे उस वाइफ वक्त। थी? उनकी वाइफ कभी नहीं गई साथ उनके? उनकी वाइफ गई है लेकिन वो उस वक्त नहीं गई, अच्छा, उसके बाद गई थी वो, यानी कि कुछ 2-4 साल बाद। यूके में क्या हुआ उनके साथ? यूके में ये जो मुजावर पार्टी के कोई कज़न थे, तो शायद मियाँ जाज नाम था उनका, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो और वहाँ के कोई कोई 1-2 काले थे या गोरे थे या उनके जो दोस्त थे, उन्होंने जब इस बंदे को देखा कि यार ताहिर प्रिंस तो मेरे कज़न को मार के यहाँ फिर रहा है, अच्छा, तो उन्होंने कुछ 5-7 बंदों ने उस ताहिर प्रिंस पे अटैक किया साउथ हॉल में। वो तारिक हलाल मीट है वहाँ दुकान, बल्कि मैं गया हूँ उधर, मैंने उनसे बात भी की, उन्होंने मुझे सारा वाक़या बताया वहाँ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे लगा, कैसे भागा बंदा, क्या हुआ, हर चीज़ बताई उन्होंने मुझे। अच्छा, इन लोगों ने जब अटैक किया तो उसने सेल्फ डिफेंस में वहाँ से वो तारिक हलाल मीट की दुकान थी गोश्त की, वहाँ से छुरी पकड़ी, तो वो इनको मार रहे थे, ये उनको मार रहे थे। उस दौरान लड़ाई के वो जो मियाँ इजाज़ था वो उसका मर्डर हो गया इंग्लैंड में। अच्छा, ये भी जख्मी हुए? ये बहुत बुरी तरह जख्मी हुए, यानी कि मेरा ख्याल है इनकी बॉडी का कोई पार्ट्स नहीं होगा जहाँ कट नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में ना जैसे पोस्टमार्टम होता है ना, वहाँ जब मेडिकल होता है ना तो एक एक कट की तस्वीर लेते हैं, तो मैंने इनकी पूरी बॉडी की तस्वीरें देखी हैं। जब ये इंग्लैंड से आए थे तो इन्होंने मुझे पूरी फाइल दिखाई, उसमें पूरा यानी कि बंदा बगैर कपड़ों के वो एक एक चीज़ की निशानदेही करते हैं, ये कट फलां जगह, ये फलां जगह। जब मर्डर हुआ तो ये वहाँ से निकल गए मर्डर करके। अच्छा, 3 दिन के बाद इन्होंने गिरफ्तारी दे दी उनको, खुद ही दे दी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उनको कहा जनाब मैंने ये सेल्फ डिफेंस में किया, कैमरे आपके लगे हुए हैं देख लें, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। फिर भी इनको उम्र कैद हो गई थी उधर। जो उम्र कैद जो थी वो तकरीबन 6.5-7 साल इन्होंने गुजारे वहाँ जेल में, और वहाँ इन्होंने बारह ला उधर किया, वहाँ पढ़ा इन्होंने जेल में। ये बैरिस्टर बने उधर। वापस क्यों आ गए? वापस ये डिपोर्ट हुए। इनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं? इन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान जाना। उन्होंने कहा जी आपकी तो दुश्मनी है उधर, आपने यहाँ साइलम लिया है और कहा है कि जी मुझे वहाँ मार देंगे। उन्होंने कहा जी चाहे मार दें लेकिन मैंने पाकिस्तान जाना है। तंग क्यों थे वहाँ से? इनकी सजा पूरी हो गई थी, ये रहना नहीं चाह रहे थे उधर। कोई तो वजह होगी, इनको पता था कि पाकिस्तान में इनकी जान को खतरा है। नहीं, बात पता क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिलेर थे। मैं इनकी दिलेरी की आपको मिसालें सुनाऊंगा, आप सुन के परेशान हो जाएंगे। ये बंदा बहुत ज़्यादा दिलेर था, ये डरता किसी से नहीं था, ये मैं आपको बता दूं। ये कितने लोग हैं ये उसके वारे पारे के नहीं थे, वो किसी को मानता ही नहीं था। अच्छा, इस चीज़ से भी नहीं डरते थे कि इनके बाद इनकी फैमिली का क्या होगा? यार पता क्या चक्कर है, जब बंदा इन कामों में पड़ जाए ना तो फैमिली जो है ना वो यूज्ड टू हो जाती है, उसको समझ आ ही जाती है कि यार ये ना इसने बाहर आना है तो हमने तकलीफ में ही रहना है। हालांकि हमारी फैमिली में से तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं था, कोई लड़ने वाला ही नहीं था, कोई ऐसा कोई गैंगस्टर या गुंडा बदमाश या इस तरह। यार भाई मामू भी ना गैंगस्टर थे, ना गुंडे थे, ना बदमाश थे, ये हालात ने बना दिया, ये पुलिस ने बनाया, पंजाब पुलिस ने नाजायज़ पर्चे काट के, किसके कहने पे? सियासतदानों के, जो उनके कानों में जाके आई जी कि यार ये फलां करता है फलां करता है। अच्छा, लाहौर का जो अंडरवर्ल्ड था उनसे इनके ताल्लुकात थे? यार अंडरवर्ल्ड के तो सारे ताल्लुकात, ज़ाहिर बात है ये उस अंडरवर्ल्ड में तो ये भी थे। ताल्लुक किस किस से था? जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग थे उस वक्त, सिकंदर नियाज़ी थे, ये जितने भी थे। मैं आपके एक नाम क्या बताऊँ आपको। एक दफ़ा ना एक अखबार में वो नया अखबार निकलता है, तो ये उस वक्त ना मामू पे मर्डर था, पता नहीं शायद मुजावर पार्टी के ये केस चल रहा था या नहीं पे एक पठान का मर्डर था शायद। अच्छा, तो ये हमारे घर में थे। अच्छा, ये यूके जाने से पहले की बात है? यहाँ यूके जाने से पहले। तो ये हमारे घर में बैठे थे, तो कई रईस टैंकी जैसे हो गया यार, कई ऐसे लोग, अब मैं सिकंदर नियाज़ी हो गए और कई बंदे हमारे घर में थे उस। तो जब मैं बाहर कोई सौदा लेने निकला तो मैंने वहाँ आवाज़ें लगा रहा था कि यार नया अखबार, ये टॉप 10 की लिस्ट आ गई, इश्तिहारियों की लिस्ट आ गई, फलां हो गया, टॉप 10 ये। तो मैंने वहाँ से ना एक अखबार ले लिया, 2 रुपये का अखबार था या रुपये का था वो। मैंने एक अखबार ख़रीदा जो दोपहर के टाइम होता है, मैंने आगे कर दिया। वो जिन लोगों की तस्वीरें थी वो सारे मेरे घर में बैठे हुए थे। तो मैं उनको कह रहा हूँ ये आपकी तस्वीर है, ये आपकी है, ये आपकी है। मज़र तिबी भी था उस वक्त शायद। अच्छा, वो भी आपके घर पे था? वो भी उधर थे। अच्छा, ये वहाँ से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आकर क्या हुआ? जब ये हमें नहीं पता था कि ये डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आ गए। वैसे आपका इनसे रब्ता था जब ये यूके के अंदर जेल में थे? हाँ जी, फ़ोन पे रब्ता था, ये फ़ोन करते थे हमें, मुकम्मल रब्ते में। क्या बातें होती थी?
जैसे हालचाल पूछना बच्चों का, अपने बच्चों का, यानी कि मेरी माँ से पूछना कि मेरे भांजे भांजियों का, इस तरह मैं सबका हालचाल पूछे। वालदा, आपकी वालदा क्या कहती थी, इनकी वालदा मेरी क्या वालदा कहती तो थी? बड़ी बेचारी डरपोक सी थी, वो तो रोती थी, वो कहती थी कि तेरे छोटे छोटे बच्चे ने तेन कुछ हो ना जाए, अपना ख्याल रख। मेरी माँ तो यही कहती थी। मना नहीं करती थी इन चीज़ों मना से? मना आप, एक दफ़ा वो लड़ाई हो गई कहीं मुजावर पार्टी के साथ ही, वो बिलाल मलक पार्क में ही, तो मेरी माँ इनके आगे आगे ना इनको जफ्फे डाल रही हैं, तो उनको लेके खींच खींच के लेके जा रही हैं घर, जैसे बंदा लड़ नहीं पड़ता। तो लड़ाई वो ख़त्म हो गई, तो वो ये हमारे घर आए तो आके कहते हैं ए तेरी माँ जी ना मैंने जफ्फिया पा रही सी, ए मरवान लगी सी मैनू, तो इन्ना डर नहीं गा, कोई गोली चला रहे ने कि तेन ना वाजे या मैं ना वाजे, तो मैं नहीं पकड़ती पई है। यानी मेरी माँ तो इस टाइप की थी। अच्छा, ये पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान आकर ये अरेस्ट हो गए। ये जब पाकिस्तान आया ना, इस्लामाबाद से इन्होंने फ़ोन किया, इन्हें मुझे फ़ोन करके मेरी माँ को कहा कि वो किधर है, मेरी बात करो उससे। तो मेरी बात करवाई, तो मुझे उसने कहा जी कि आप मियाँ अज़हर से रब्ता करो। मियाँ अज़हर जो मैं आ गया हूँ, गवर्नर थे। डिपोर्ट हो गए, इस्लामाबाद आ गया हूँ, तो ये जो लाहौर की पुलिस है वो मुझे लेने के लिए आ रही है, तो आप मियाँ अज़हर से रब्ता करें, तो उनको बताएं कि इस समय डिपोर्ट हो गया और ये मसला है। अच्छा, मियाँ अज़हर से क्यों बात? मियाँ अज़हर जब ये काउंसलर थे तो वो मेयर थे। वैसे भी अराई बरादरी हम अराई हैं, तो हमारा वैसे अराई बरादरी बेस पे भी तल्लक था और वैसे भी तल्लक था पुराना, बड़ों के हिसाब से। तो मैंने मियाँ अज़हर साहब से रब्ता किया, मैंने उनको बताया कि जनाब मियाँ साहब मामू इस तरह रिपोर्ट हो के आ गए, तो उनकी जान को ख़तरा ये ना हो कि उनको कोई पुलिस को आपने मार दें या रास्ते में कहीं कोई हैपन कर दें। उन्होंने कहा या फिक्र ना करें, मैं अभी DIG से बात करता हूँ। अच्छा। वो गवर्नर थे उस वक्त। तो उन्होंने बात की, फिर उन्होंने मुझे वापस फ़ोन आया मुझे मियाँ अज़हर साहब का कि मेरी बात हो गई है, टेंशन नहीं लेनी, तो मेरे बेटे से बात कराओ, मेरी अम्मी से। तो वो मियाँ अज़हर साहब जो मामू को बेटा कहते थे, क्योंकि वो हम मेरे जो नाना थे ना, या उनके साथ तल्लुकात थे, बड़े थे ना, तो उन्होंने कहा पुत्र फिक्र ना कर, कुछ नहीं होता। तो मेरी बात हो गई है, सत्ते खैर हैगी हैं, वो लैके आएंगे, तो जो थे लैके आते नहीं तो फिर असी देख लेने। अच्छा। इस्लामाबाद से जब लेके आए हैं लोअर मॉल, तो मैं उधर मौके पे मौजूद था। अच्छा। जब ये गाड़ी आई है तो मिले, जप्पी छप्पी डाली हमने, तो ये आए, फिर हम अंदर बैठे जाके, इन्होंने मुझे कुछ बुक्स दी लॉ की, और अपना मुझे वो दिया, अपनी डिग्री दी। उन्होंने कहा जी कि मेरा ना वकालतनामा मुझे चाहिए। मैंने वकालतनामे में साइन किया करके तो उन्हें दिया। उन्होंने कहा जी मुझे पेंट कोट चाहिए, गौन चाहिए, हाई कोर्ट में मैंने पेश होना है, तो मैंने खुद जरा करनी है अपनी, तो फिर मैंने वो चीज़ें प्रोवाइड की इनको। अच्छा, आपको इन्होंने अपनी डिग्री दी? हाँ जी, हर चीज़ दी उन्होंने मुझे। इनके मेरा ख्याल है कोई एक बैग था बड़ा हुआ जिसमें इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कट्स लगे हुए थे बॉडी पे। वो मैंने फिर जब मैंने घर जाके उसको खोला देखा तो उसमें वो भी चीज़ें थी। चलें, मुझे इंतज़ार रहेगा कि वो आप तस्वीरें हमें भेजें ताकि हम दिखा सकें लोगों। मैं इंशाल्लाह ताला मेरे जैसी मैं आपको बिल्कुल वो भेजूँगा, आपको दिखाऊँगा, और उन लोगों को झूठा करूँगा जो लोग एवं ही बेबुनियाद बातें करते हैं, जिनको पता ही नहीं है उस बंदे की हिस्ट्री का। ठीक है, ये अदालत में चले गए, अदालत में इन्होंने जरा भी की, क्या हुआ? अदालत जब ये गए, अदालत में जब पेश हुए, तो इन्होंने कहा जी कि मैं जब मर्डर हुआ तो मैं तो था ही नहीं इधर, ये मुजावर मर्डर में ये थे उस वक्त। अच्छा। उस वक्त हमारे जो वकील थे वो एतदाद हसन थे, और एक वो उन रिवाज गार्डन में उनका आर्यवान होते थे शायद, आर्यवान एक वो थे वकील। मेरे नाना भी वकील थे, अब्दुल अज़ीज़ अकबर। तो इस तरह को 15 से 20 वकील हमारी तरफ से पेश हुए। तो जब जस्टिस मुनीर शेख, मैं उधर था मौके पे, तो जस्टिस मुनीर शेख की अदालत थी। तो मुनीर शेख ने कहा जज साहब ने कि जनाब ताहिर प्रिंस कौन है? मैं यार देखना चाहता हूँ, बड़ा नाम सुना उसका। तो इनको हथकड़ियाँ लगी हुई थी, हथकड़ियाँ, तो ऐसे ही खड़े हो गए। इन्होंने कहा जी कि मैं हूँ ताहिर प्रिंस। तो इनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं यार तुम्हारा बड़ा नाम है भाई। तो ये चुप करके ऐसे मुस्कुरा के खड़े, कहते हैं कि हाँ जी जिरा करें। तो कहते जी सर मेरी गुजारिश है कि मैं जिरा मैं खुद करूँगा। अच्छा। मैं भी लॉयर हूँ, वकील हूँ, और मैं जिरा करूँगा। उन्होंने कहा जी आपका वकालतनामा, मुझे वकालतनामा दिया। उन्होंने कहा इनकी हथकड़ियाँ खोलें। हथकड़ियाँ खोल के आकर उन्होंने जिरा की। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान में नहीं था, मेरा पासपोर्ट देखें, उसकी तस्दीक करें। उन्होंने पासपोर्ट पेश किया। उन्होंने जब पासपोर्ट देखा, उसकी तस्दीक के लिए उन्होंने टाइम लिया। इनको मामू ताहिर प्रिंस को जेल भेज दिया, कोट लखपत। तो इनको ना सजाए मौत की कोठी में ट्रांसफ़र कर दिएगा। तो मैं जाता था वहाँ कोट लखपत जेल में, डेली जाता था, मेरी मुलाकात होती थी वहाँ। उस वक्त के जो जितने भी कोठी लगे हुए थे लोग, वो जैसे सिकंदर खान न्याज़ी, खारी होता था, ज़ुबैर, मन्नी गुज्जर, बड़े लोग होते थे वहाँ जो कोठी लगे। मेरी सबसे मुलाकात तिब्बी मज़र तिब्बी से मेरी होती थी। अच्छा। वो बड़े अच्छे, अल्लाह ताला उनको जन्म में जगह दे, बड़े अच्छे बंदे थे वो भी। सुहेल जहाँ भट्ट से होती थी। मैं तकरीबन सुबह के टाइम 9-10 बजे जाना, मेरा ख्याल है मैं आखिरी बंदा हूँगा जो जेल से बाहर आता हूँगा। सारा दिन मेरा उधर ही गुजरता था। अच्छा, जेल में इस तरह से हो जाता है कि कोई भी जाकर पूरा दिन गुजार सकता है? यार पाकिस्तान की जेलें तो अब का तो मुझे पता नहीं, पहले तो जेलें इस तरह की थी कि अंदर मोबाइल फ़ोन। अब आपको जेल की मिसाल देने लगा। बसंत आ गई, उस वक्त बसंत होती थी, आजकल तो बैन होगी।
तो मामू ने मुझे कहा जी मुझे गुड्डे पतंगा चाहिए यार, बसंत बनानी है, कुछ चरखियाँ वगैरह चाहिए। तो मैं जी ठीक है, मैं यहाँ से कोई 200-250 पतंग, 200-250 गुड्डे, चरखियाँ मैं जाके जेल दे के आऊँ। जेल वाले खुद अंदर पहुँचाते थे, VIP ताहिर साहब ये लें, तो वो अंदर बसंत बनाई गई। वो अखबार में आ गया कि ये ताहिर प्रिंस ने अंदर बसंत बनाई है। मोबाइल उनके पास होते थे, 1-1 मिनट का ये फ़लानी चीज़ चाहिए, फ़लाँ चाहिए, ये खाना है, वो खाना है। ऐसे ही होता है। जेलें गरीब लोगों के लिए हैं, जिनका नाम है, ये तो डरते हैं। अब कैंप जेल का जेलर, मैं नाम नहीं बताता उसका, उसकी कोई ज़मीन का कोई प्लॉट का फड्डा पड़ गया, कोई 2 कनाल का या 4 कनाल का प्लॉट था एयरपोर्ट के नज़दीक, तो उसने कहा जी कि मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया। अब वो तो जेलर था, वो DIG को कहता, IG को कहता, वो कुछ भी कर सकता था। तो फिर ये घर आया हमारे कोर्ट, अपना कैंप जेल का जेलर, उसने कहा जी मेरे प्लॉट पे कब्जा किया, कब्जा छुड़ा के दे मुझे। तो मामू ने कब्जा छुड़ा के दिया उनको। ताहिर प्रिंस का इतना असर रसूख था, क्या वजह थी? यार नवाबजादा नसरुल्लाह साहब अंदर जाके उनको मिलते थे, ठीक है, एतजाज़ हसन साहब जाके जेल में मिलते थे, मियाँ आसफ साहब मिलते थे, मलिक अहद साहब में जाते थे, मलिक हसान साहब जाके जेल में मिलते थे, मेरे सामने मिलते थे। वजह क्या थी? उनका तलक बहुत था, हर बंदे से तलक था उनका, तलक बन गया था, नाम इतना हो गया था, ताहिर प्रिंस हो रही थी, हर बंदा उनसे तलक बनाता था। ये जो आपकी कितनी आर्टिस्ट हैं, नादरा हो गई, नैना हो गई, उनके साथ तलक था। कभी किसी ने यूज़ किया उनको? यार सारी दुनिया ने यूज़ किया। क्या काम करवाते थे? यार अब मुझे बताएं, किसी की बेटी को तलाक हो रही है तो उनके पास आ गए जी मेरी बेटी को, और बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर्स आते थे, अच्छे लेवल के, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं नाम लूँ आज उन्होंने नहीं मानना क्योंकि वो बंदा दुनिया में नहीं है। तरले करते थे कि यार मेरी बेटी को बसा दो, इनको खींचें, मेरी बेटी बस जाए। किसी का तलाक हो गया, सामान नहीं दे रही, सामान दिलवा दें। यार सारी दुनिया ने इस्तेमाल किया उस बंदे को, वो हर बंदे के हाथों इस्तेमाल हुआ वो बंदा। अच्छा, ये काम तो फिर बदमाशी से करवाते थे ना? यार बदमाशी से नहीं होता था, बदमाशी एक लेवल होता है बदमाशी का। जब आपको, अब मुझे बताएं इतने बदमाश हैं, कितने बदमाशों ने अपने हाथों से किसी को मारा है? मरवाते हैं, मारते नहीं। ये वो बंदा था जो हर काम अपने हाथों से करता था। मतलब आप कह रहे हैं कि अपने हाथों से करते थे काम? हाथों से मराद, जैसे मिसाल के छोटे छोटे कामों में ये चले जाते थे, लेकिन इनका इतना एहतराम था, खौफ था, डर था कि बंदे इनकी बात मानते थे, सुनते थे। अच्छा, ये डर खौफ किसी न किसी वजह से होता है कि कोई कत्ल कर देता है, जरा सी बात पे गोली चला देता है, यार किसी मेरी वजह से बात होगा। सुने, सारी दुनिया ने कभी किसी को देखे, कभी मर्डर होते देखे हैं? सारे नाम ही सुनते हैं, यार इसने इतने कत्ल किए, इसने इतने किए। उस बंदे पे इल्ज़ाम ही इतने थे, हर तरह का तो इल्ज़ाम था उस पर। यही वजह थी कि इतना डर था। उसका एक टका बन गया था, खौफ बन गया था, दबदबा था उसका बोलने का अंदाज इस तरह का था कि उसके आगे कोई बात नहीं करता था। यार हम उनके भांजे थे, मैं उनका सगा भांजा था, मुझे बच्चों की तरह वो समझते थे, तो मैं उनके साथ कोई बेतकल्फ़ी कर देता तो वो मुस्कुराते थे, तो मुझे कहते थे यार थोड़ा सा ना ख्याल कर लिया। जैसे मिसाल के तौर में मेरे मुंह से कोई ऐसा अल्फाज निकल गया कि जनाब मैंने नहीं करना ये काम, ये वो, तो वो कहते यार बंदे बैठे होते हैं, तो वो लोगों में मेरा बड़ा अच्छा यानी कि एहतराम है, तो यार ज़रा ख्याल किया कर। एहतराम है या डर है? डर समझ लें, एहतराम समझ लें। तो मैं कोई काम कह दिया यार ये तो मैं, और मामू मैं नहीं अभी जा रहा, यार कि मैंने इस तरह कह दिया ना, तो फिर मुझे बाद में कहते थे यार ज़रा मेरा ना ऐसे बंदों में इस तरह ना किया कर। अच्छा, आपने उनके नाम का कितना फ़ायदा उठाया? मैंने आज तक कोई बता दे कि मैंने ताहिर प्रिंस के नाम पे फ़ायदा उठाया? कोई काम नहीं कभी करवाया? यार मैं हूँ तो आज ताहिर प्रिंस का, अब देखे ना, मेरा ख्याल है मैं 10 से 12 प्रोग्राम कर चुका हूँ, आपका भी प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैंने आज तक उनका नाम जिंदा रखा हुआ है। उस बंदे के साथ ज़्यादती हुई है, उस बंदे को नाजायज़ झूठे पुलिस मुकाबले में मारा गया है, कोई इंसाफ नहीं मिला उसकी ज़िंदगी में, उसको इंसाफ नहीं मिला। अगर इंसाफ मिलता, हमारी अदालतें, ये कानून, ये इंसाफ नहीं देते, गरीबों के लिए इंसाफ नहीं है। अच्छा, ये कौन सा गरीब थे? जेल में जिस तरह का प्रोटोकॉल मिलता है, किसी गरीब इंसान को मिल सकता था? यार अब जिस बंदे का नाम हो, जिसको सारी दुनिया जानती हो, जिसका डर हो, खौफ हो, देखे भाई अपना आप बनाने के लिए ना कुछ तो करना पड़ता है, कुछ दिखाना पड़ता है, तो वो भी दिखाते थे तो करते थे। उन्हें शौक था चौधराहट का? यार बिल्कुल था तो इस पोजीशन में चले गए, ये चौधराहट तो ले गई। अच्छा, जेल से कैसे छूटे? जेल में बस 1 माह के बाद उनकी जमानत होगी, वो बाहर आ गए। अच्छा, उनका अदालत का भी बड़ा मशहूर किस्सा है कि उनको जब पेश किया गया तो हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगी हुई थी और वो अदालत में तोड़ी गई। मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन इनकी पेशी थी ना, उससे 1 दिन या 2 दिन पहले मैं मुलाकात के लिए गया। मेरी नानी, मैं, हम सब, उनकी वाइफ, हम सब मुलाकात के लिए गए। अच्छा। कैंप जेल में, मेरी माँ भी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार
यहाँ इस तरह हो सकता है कि कोई हेलीकॉप्टर मिल जाए। मैं कहा हेलीकॉप्टर, वो क्या करना आपने? कहते यार मैं चाहता हूँ मेरी रहाई हो ना तो मैं हेलीकॉप्टर से जाऊँ यहाँ से। मैं कहा हेलीकॉप्टर से, यानी कि यहाँ से आप चाहते हैं कि मैं, यानी कि अंदर ग्राउंड से, जेल के अंदर, कोटलखपत जेल के अंदर जो ग्राउंड है वहाँ से हेलीकॉप्टर आके वहाँ से रहाई हो आपकी, आप ये चाह रहे हो? कहते हैं हाँ जी। कहते चाहे 4 लाख हो, 5 लाख किराया हो, किसी से पता करो, हेलीकॉप्टर चाहिए। पता किया? यानी कि मैंने पता किया कि कोई किराए पे मिल जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। जब वेरी नेक्स्ट डे जब इनको पेश किया गया हाई कोर्ट में, ये मनीर शेख की अदालत में, तो इनको हथकड़ियाँ लगाई हुई थी, शायद बेड़ियाँ भी लगी हुई थी या हथकड़ियाँ लगी, खौफनाक, यानी कि इनको ये समझते थे कि ये सबसे खौफनाक मुजरम है या मुलजम है ये। तो जब इनको पेश किया तो उन्होंने, जज ने कहा कि इनकी हथकड़ियाँ खोल दो, इनकी मैं ज़मानत इधर ही ज़मानत देता हूँ। क्योंकि मेरे जो मामू के वकील थे उन्होंने कहा जी कि हमें ख़तरा ये है कि ये पुलिस वापसी पे जाते हुए इनको पुलिस मुकाबले में ना मार दे। कुछ बासर लोग पीछे थे, पार्टी जो मुजावर पार्टी थी वो पैसा खर्च करने वाली थी। आपको पता कोई भी हो, चाहे मुजावर पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जो मुखालफिन होते हैं वो डर होता है उनको कि यार हमारे बंदे को कहीं रास्ते में जाते पुलिस मुकाबले में मार ना दे। तो वही उन्होंने अपने खदशात जस्टिस मनीर शेख साहब को दिए। उनको कहा जनाब कि हमें ये ख़तरा है, दादा इनको यहाँ ही बरी किया जाए, ये मुचल के हम अभी देते हैं तो यहाँ इनको रहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा जी, उसने कहा जी इनको खोल दें। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो वो चाबी नहीं है। उन्होंने कहा चाबी नहीं है तो इसको तोड़ो। फिर वो, मैं और मेरे साथ एक ज़हीर साहब थे, हम गए वहाँ से जाके वो छैनी और थोड़ा लेके आए और बंदा साथ लेके आए, जो उसने आके ऐसे रख के उसने थैनी और थोड़े के साथ इनकी हथकड़ियाँ तोड़ी। अच्छा। और इनको वहाँ बरी किया गया। और जब इनकी ज़मानत हुई, जब बाहर आए, तो उस वक्त ये मीडिया का दौर नहीं था, ये चैनल नहीं थे, उस वक्त अखबारी रिपोर्टर थे। कोई 50 को अखबारी रिपोर्टर वाके पीछे उन्होंने घेरे में ले लिया हमें। तो हम तो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे बैग के दरवाजे पे, तो मैं उनको पीछे पीछे कर रहा था कि यार हमें रास्ता दो, हमें रास्ता दो, हमें जाने दो। तो आप अंदाज़ा लगाएं तो वो उस बंदे का उस वक्त इतना प्रोटोकॉल था कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, ये पहली बार जेल गए थे या इससे पहले भी जेल? कई दफ़ा गए हैं पहले भी, लेकिन ये जो मतलब लास्ट दफ़ा जो जब जेल गए हैं तो ये यही गए हैं। उसके बाद जब ईद नबी वाला वाक़या है तो उसमें वो गए थे। अच्छा, उसमें भी गए थे। चलें उस पर हम आते हैं। जब ये जेल से रिहा हो गए, 1 महीना आपके बकौल के 1 महीना जेल में रहे, उसके बाद जब ये रिहा होते हैं फिर क्या इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं? जब ये रिहा में हैं तो रिहा होने के बाद ये अपने घर नहीं आए। किधर गए? ये किसी गार्डन टाउन में किसी घर में ठहरे। ये किसका था? वो इनके कुछ दोस्त का था। वो कबाड़िया था, परवेज़ कबाड़िया, बलालगंज में है, कबाड़ खाने का, पता नहीं है, परवेज़ बेग नाम था, पता नहीं जिंदा है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, मेरे राब्ते में नहीं है। उसके घर में थे। अच्छा, वहाँ पर क्या करते रहे? वहाँ रहते थे, उधर रूम शूम दिया हुआ था। वो चाह रहे थे कि जितनी देर तक मेरा, क्योंकि वो 7 साल के बाद तो पाकिस्तान आए थे, सीधा जेल में चले गए, जेल से बाहर है, वो चाह रहे थे कि कोई मेरा पूरा यानी क्योंकि सेटअप बना के फिर मैं घर जाता हूँ। क्या सेटअप बनाया? सेटअप ये था कि फिर उन्होंने अपने जो दोस्त थे फिर उनके साथ एक मीटिंग रखी, जिसमें कोई सियासतदान थे, कुछ कारोबारी लोग थे, मेरा कोई 20, 25, 30 जितने भी बंदे इकट्ठे हुए, उनसे सबसे बात की उन्होंने। उनको कहा कि मैं मतलब इन हालातों से गुजरा हूँ और ये आया हूँ, तो मेरे पास है कुछ नहीं, तो मैं इस वक्त मुझे ज़रूरत है अपने दोस्तों की फेवर की, तो ताकि मेरे दोस्त मुझे फेवर करें। चाहे तो कुछ दोस्तों ने कहा जी ठीक है, हम हर तरह की फेवर करने को तैयार हैं। क्या फेवर मिली? फेवर ये थी कि हमें पैसे चाहिए थे। अच्छा। ताकि उससे असला लिया जाए, ताकि अपना रख रहा किया जाए, गार्ड्स लिए जाएँ। यानी कि आपको पता ही है कि एक बंदा जब बाहर से आता है, ऊपर जेल से है, उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो घर से वो कितने को पैसे लेगा, या तो अपनी कोई चीज़ बेचेगा। तो जब दोस्तों ने अच्छी आवाज़ दी, कोई पैसे पूसे इकट्ठे करके दिए, इन्होंने एक सेटअप बनाया। सेटअप बनाने के बाद फिर ये पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपने घर वापस गए। अच्छा, इन्होंने डेरा बनाया फिर अपने घर में। जब घर गए, खुदा की कसम मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे सीने देखे यार, 100 के हिसाब से लेडीज़ जेंट्स हाथ डाल रहे हैं इनको, यार इनके पाँव को हाथ लगा रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं। मैं हैरान हो रहा था, यार ये बंदा कोई नेता है, ये कोई क्या है ये, यानी कि ये कोई भगवान है क्या, ये पाँव को हाथ लगा रहे हैं। इस तरह का प्रोटोकॉल दुनिया ने दिया। अच्छा, वैसे हम ये देखते हैं अमूमन दुनिया भर में हमने देखा है कि इस तरह के जिन्हें दुनिया गैंगस्टर कहती है, उनके इलाके वाले उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। यार आप उनके इलाके में जाएं, मलक पार्क में आज भी जाएं, मेरा ख्याल है उनको 27 साल हो गए हैं फोत हुए, आज भी जाके उनका नाम लें और उनके मुतालिक पूछें, लोगों के व्यूज़ लें, उनसे पूछें ये बंदा कैसा था, ये चोर था, डकैत था, बदमाश था, गैंगस्टर था, क्या था, तो वो पढ़ देंगे आपको, वो कहेंगे वो इतना अच्छा बंदा था। ये उस बंदे की वजह से हम अपने आप को सेफ महफूज समझते थे। वो जब से दुनिया से गया है हम तकलीफ में हैं।
अच्छा, ये इल्ज़ाम लगता है कि डेरे के ऊपर कब्जे करवाए जाते थे। जब बंदा अपनी जगह पे बैठ जाता ना आके, सबसे पहले तो वो एक साहब काउंसलर थे। हाँ, उसके बाद आपको शायद नहीं पता, वो एमपी का इलेक्शन भी लड़े। अच्छा। उन्होंने कंपेन की। एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी ने जब 3-4-5 दिन रह गए तो वो टिकट नहीं दी, वो यूसुफ सलाउद्दीन को टिकट दे दी। हम कंपेन करते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन वो जब टिकट का मामला हुआ तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आप इलेक्शन ना लड़ें, नेक्स्ट इलेक्शन इंशाल्लाह ताला आपको टिकट देंगे। वादे पे विड्रा कर गए। अब एक इस लेवल का बंदा अगर वो डेरादारी नहीं करेगा, चलाएगा नहीं, तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा। उसकी मजबूरी थी ताहिर प्रिंस की, डेरादारी रखना, डेरादारी चलाना। उस पर फिर ये क्या होता था, अपने इलाके के मसाइल नहीं होते थे, पूरे लाहौर से मसाइल आते थे। कब्ज़ों के भी आगे, तलाक़ों के आगे। तलाक़ों के ज़्यादा वैसे मैं सुनता था, छोटा था लेकिन मैं सुनता था। कब्ज़ों के भी बात कोई मेरे तलक वाला, ज़ाहिर बात है कि मैं ताहिर का भांजा है जी, मेरा आपसे तलक है, उसके साथ तलक, तो फिर मैं मामू को कहता कि मामू ये मेरे जानने वाले हैं तो इनकी भी सुन लें। तो फिर हम दोनों पार्टियों को बैठा के उनकी सुनते थे, प्यार मोहब्बत से, अच्छे तरीके से। अच्छा, ये कब्ज़ा छुड़वाने के होते थे या कब्ज़ा करने के? वो उस कब्ज़ा करने वाला काम तो कभी किया ही नहीं, क्योंकि कब्ज़ा ग्रुप से 2 बंदों से मामू बड़ी नफरत करते थे। एक डकैत से, चोर डकैत से। कहते थे कि चोर डकैत मेरे पास ना आए, मेरा चोर डकैत से कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। और एक कब्ज़ा ग्रुप वो वाले कब्ज़ा ग्रुप, वो वाले नहीं। अब मिसाल के तौर पे मैं विक्टिम हूँ, मेरी जगह पे कब्ज़ा किया है, तो वो विक्टिम के साथ चले हैं, कब्ज़ा भी लेके दिया है। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो शौकिया तौर पे, बिज़नेस के तौर पे या जगह टैक्स के चक्कर में वो काम नहीं करते थे। अच्छा, इनकी फैमिली किधर होती थी, इनकी वाइफ, इनके बच्चे? जो नीचे वाला पोर्शन था ना, वो एक किस्म का दफ्तर था सारा, तो सारी फैमिली ऊपर रहती थी, ऊपर वाले पोर्शन। वॉल्टन में कोई घर था इनका? वॉल्टन में नहीं था, डिफेंस में था। अच्छा। वो लास्ट टाइम था जब इनका मर्डर हुआ है, तो वो उधर रहते थे डिफेंस वाले। वो इनका खुद इन्होंने लिया हुआ था या कब्जा था? वो जो डिफेंस वाला घर था वो इन्होंने, अब मुझे ये एग्जैक्ट यानी कि मुझे ये रकम याद नहीं है, लेकिन इन्होंने ना उसके 55% या 50% पेमेंट की थी उसकी। अच्छा। अभी बाकी पैसे देने थे। तो वो उसका मसला ये था कि वो कंबाइन यानी कि 2-3 भाई 2-3 बहनें थी, वो कोई रजामंद थे, कोई नहीं थे, लेकिन ये इन्होंने कब्जा उधर ही था, ये रह रहे थे उधर। अच्छा, मतलब इनके कब्जे में था वो घर। 1996 में 12 रबीउल अव्वल के दिन एक बड़ा खौफनाक वाकया होता है, वो वाकया क्या था? 1996 में 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जैसे बंदा ख़त्म नहीं होता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन था, मुबारक दिन था, तो उन्होंने देगे शेगे पकवाई, लंगर था, लंगर तकसीम करने के लिए स्टेज बनाया। वहाँ एक मोटरसाइकिल, जैसे आपने सुना होगा कि मेले लगते थे पुराने ज़माने में, दूल्हा दुल्हन बैठी तो मोटरसाइकिल घूम रही है ऐसे, तो वो मोटरसाइकिल लगा दी, वो जैसे रौनक लग जाती है, झंडियाँ शंडियाँ बाज़ार को सजा दिया, लाइटिंग लगा दी। तो ये स्टेज पे ऊपर ना वो लंगर तकसीम कर रहे थे। मेरा छोटा भाई अपने दोस्तों को लेके वो ड्राइंग रूम में चला गया जहाँ डेरा बनाया हुआ था खाना शाना खिलाने के लिए। इस असना में एकदम गोली चलती है, वो फिर आवाज़ें आती हैं गोलियों की, मेरा हज़ारों गोलियां चलती हैं। उस पर वो इन पे अटैक करती है, मुजावर पार्टी करवाती है, ये कराए उजड़ती कातलों से, उस वक़्त के इश्तिहारियों से। कौन कौन था उसमें? उसमें दाऊद था, ये जो काली सना, और मेरा ख्याल वो हनीफा बाबा थे, हुमायूं गुजर था, और भी थे लोग। अब पता नहीं कौन चिट्टा, पता नहीं कौन कौन थे, मुझे नहीं पता। ये जो नाम है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे इतना पता कि ये सारे लोग दुनिया से इस वक्त पुलिस मुकाबलों में मारे गए हुए हैं, समेत मेरे मामू के। अब ये दुनिया में नहीं है, कुछ लोग हैं कुछ नहीं हैं। तो उस वक्त जब इन पे अटैक होता है तो ये लंगर तकसीम कर रहे होते हैं, अपने सेल्फ डिफेंस में जो इनके गार्ड्स होते हैं ये उन पे गोली चलाते हैं, वो इन पे गोली चलाते हैं। इन दोनों की लड़ाई में जो आवाम थी, जो इतने लोग थे, कोई लंगर लेने वाले थे, कोई तमाशा देखने वाले, कोई मोटरसाइकिल, कोई लाइटें देखने वाले, उस जद में आते हैं। 18 बच्चे मौके पे मारे जाते हैं, 96 बंदे ज़ख्मी होते हैं। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे इस तरह लगता है कि यहाँ उजाड़, मोटरसाइकिल चल रही है, डेक चल रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, खून ही खून है, लोग ज़मीन पे गिरे हैं। मुझे लग रहा है कोई 100-150 बंदा मर गया, इतना रश है, कोई बंदा अपनी लाशें नहीं उठा रहा। एकदम एम्बुलेंसें आती हैं, ईदी की आती हैं, दूसरी हम पकड़ के उनको एम्बुलेंस में डाल रहे हैं, तो खून ही खून, स्मेल ही स्मेल, दिल ऊपर को आ रहा है, उल्टी आ रही है, ऐसी अजीब तबीयत, ऐसा खौफनाक मंजर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ताहिर प्रिंस भी ज़ख्मी हुए थे उसमें, गोली लगी थी, यहाँ से छू के निकल गई गोली, अल्लाह ताला ने बचा लिया उनको। उनके साथ एक दोस्त थे अकबर गुज्जर, वो भी करीम पार्क के हैं, पता नहीं वो हैं या नहीं हैं, मेरे राब्ते में नहीं है।
तो उनकी टांग पे भी कोई वो अपनी कोई लड़ाई में गोली छोली लगी हुई थी। तो वो जब ये अटैक हुआ तो जब अपनी सेफ्टी के लिए वो घर की तरफ भागे हैं तो वो बंदे से भागा नहीं जा रहा था, तो ये मामू ने उसको पकड़ लिया। अच्छा, वो कह रहा कि तू भाग जा अपनी यानी कि मार देंगे तुझे। तो ये उसको पकड़ के ना ये अंदर लेके गए हैं, उससे पहले उसको छोड़ा नहीं है इन्होंने, कि वो इनके साथ स्टेज पे बैठा हुआ था। वो हमला ताहिर प्रिंस पर हुआ, 18 बच्चे उसकी जद में आए, 96 के करीब जख्मी हो गए। ताहिर प्रिंस को दुख नहीं हुआ? यार आप दुख की बात कर रहे हैं, वो आलम इस वक्त ये था कि समझ नहीं आ रही थी, जैसे बंदा हवास ख़त्म नहीं हो जाते कि ये हुआ क्या है। आप देखें ईद नबी वाला दिन, नबी पाक का दिन हो, इतना मुबारक दिन हो और इस तरह के अटैक्स हों, और इस अटैक में बंदा मेरा ख्याल है कोई 10 से 15 या 20 बंदे गोलियां चला रहे हों और बंदा बच जाए। अच्छा वो लोग नशे में थे, वो नशे में थे, शराब पी हुई थी शायद उन्होंने, इतना नशा था कि जब वो ब्रस्ट मारा ना ऐसे, तो वो ऐसे ऊपर चल रहा है, यानी कि ऊपर दूसरे फ्लोर की छतों पे जाके गोलियां लग रही हैं, समसायों पे तो गोली सामने मार रही हैं, तो वो छतों पे गोलियां मार रहे हैं कई उनमें से बंदे। यानी कि वो इतनी घबराहट थी, हालांकि नामी इश्तिहारी लोग थे, बदनाम ज़माना थे उस वक़्त, उन पे कई यानी कि पैसों का इनाम था उन पे। कई लोग ऐसे थे जो यानी कि लाहौर से थे, कोई लाहौर से बाहर थे, टॉप 10 में थे, टॉप 10 के सारे लोग थे। तो जब उन्होंने फायरिंग की तो उन्होंने देखा ही नहीं, इतने अंधे हो गए थे कि वो, यानी कि आप एक निशाना, आप लोगों पे भी गोलियां चलाई जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो हमारे गार्ड हैं उनकी गोलियां नहीं लगी, उनकी भी लगी होंगी लोगों को, लेकिन जब लड़ाई हुई है तो अपने सेल्फ डिफेंस में इन्होंने गोलियां चलाई, जानबूझ के तो नहीं चलाई। जब कोई मारने आएगा तो आप उसको, अगर आप उसको मारते ना तो वो तो सारों को मार के जाते। ताहिर प्रिंस के करीबी किसी को गोली लगी? यार सारे ही महल्लेदार थे, ये जो बच्चे मरे हैं महल्ले के मरे हैं, सारे नज़दीकी थे। और जो दूसरी पार्टी जो गोलियां चला रही थी उनमें से किसी को लगी? ये मुझे नहीं पता, उनमें से अगर मेन बंदों को तो नहीं लगी, अगर लगी भी होंगी तो वो जख्मी होंगे तो निकल गए वो। अच्छा, जब ये 12 रबीउल अव्वल का सानिया होता है तो उस दिन किस पर पर्चा हुआ? मुजावर पार्टी पे, और वो जो साथ थे, जब जो उस वक़्त के यानी कि इस ग्रुप को जो लीड करते थे, जैसे नीफा बाबा हो गए या अपना तीफ़ी गोगी हो गए, इन सब पे पर्चा हुआ था। अच्छा, तीफ़ी और गोगी वो तो बेगुनाह हो गए थे इसमें, वो कैसे? वो बेगुनाह मैंने खुद जाके करवाए हैं, मैंने खुद जाके बयान करवाए हैं उनके। आपने कैसे? यार मैंने इसी, मेरे मामू ने मुझे ऑर्डर किया था कि जाओ साथ, ये जो गवाह लेके जाओ, कि ये मौके पे नहीं थे, हमने जाके वहाँ गवाही दी और उनको बरी करवा दिया। अच्छा, पहले तो ये आज वो जिंदा हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, तीफ़ी से भी बात कर सकते हैं, गोगी से भी कर सकते हैं। अब तो मामू मेरे तो जिंदा नहीं है, वो तो इस दुनिया में नहीं है, वो तो बता नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी ड्यूटी लगाई, मैं सेशन कोर्ट में गया, जाके मैंने बयान करवाए अपने उन गवाहान के जिन्होंने कहा कि ये लोग नहीं थे या ना ये इन्वॉल्व हैं, उनको वहाँ से बरी करवाया, केस ख़त्म करवाया। अच्छा, तो ताहिर प्रिंस ने नामजद क्यों किया फिर? यार नामजद इसलिए किया कि उस वक्त आपको पता है कि उस वक्त भी दो ग्रुप थे। एक ग्रुप जो था, जो हमारी तरफ से ग्रुप था, टीपू ट्रकों वाला, जो टीपू थे, अल्लाह उनको जनरल में जगह दे, वो मामू के राइट हैंड थे, या समझे के छोटे भाई थे। राइट हैंड थे या छोटे भाई? छोटे भाई समझ लें। राइट हैंड से मुराद के जो आपका जो नज़दीक तरीन, आपका जो प्यार करने वाला, जो आपके साथ चलने वाला हर दुख सुख में, वो टीपू थे। उसके बाद ये पर्चा तो आपको पता है कि 2 गैंग थे लाहौर के, एक टीपू गैंग था, या ताहिर प्रिंस था, या काला दाई वाला था। यानी कि ये एक पार्टी थी, एक दूसरी पार्टी दूसरी थी, जिसमें गोगी हो गए, तीफ़ी हो गए, बाबा नीफा हो गए। यानी कि ये एक ग्रुप ये था जिसमें कुछ लोग यानी कि मार्केट में थे और कुछ वो थे जो इश्तिहारी थे। अच्छा, ये लाहौर का जो अंडरवर्ल्ड था, पुलिस इनसे तंग थी? अंडरवर्ल्ड के ये जो लोग थे, ये 2 ग्रुपों में बंटे हुए थे, कोई इस ग्रुप को लाइक करता था, कोई उस ग्रुप को लाइक करता था। कुछ लोग इस तरह के थे, जैसे कुछ उस ग्रुप के लोगों ने किसी को मर्डर कर दिया, उसका भाई इस ग्रुप में आ गया कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो ग्रुप बढ़ते बढ़ते आपको पता है कि फिर इसी तरह ही होता है कि वो फिर किसी की हमदर्दियाँ इधर, किसी की हमदर्दियाँ। अच्छा, ये सानिया हो गया 12 रबीउल अव्वल का, उसके बाद पुलिस तंग थी इनसे? जब सानिया हो गया उसके दिन, अगले दिन ना सबके कुल रखे हमने ख़त्म के लिए। पहले उनके जनाजे रखे उधर हमारे घर मलक पार्क से ही, बाई रोड से जनाजे उठाए गए, सबके बच्चों के, बड़ों के, सबके जनाजे वहाँ से उठे, उनको जाके दफनाया गया। उसके बाद उनके कुल रखे गए, वो भी मामू ने एहतमाम किया सारा उधर ही। उनके कोई सियासतदान, कोई पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, कोई बंदा नहीं आया। अच्छा, डर गए सारे कि यार अगर हम ताहिर प्रिंस की तरफ जाएंगे तो हम नेगेटिव देखेंगे। यार उस बंदे पे अटैक हुआ है, उस बंदे पे अटैक हुआ है, वो मौत के मुंह से बचा, उसके साथ जो बच्चे मर गए, इतने लोग जख्मी हो गए, किसी ने हमदर्दी नहीं की। अच्छा, मुजावर ग्रुप का कोई रिएक्शन नहीं आया? रिएक्शन क्या आना, वो भाग गए सारे, ताले लग गए उनके घरों में, वो भाग गए सारे। उसके बाद
जब ये यहाँ से फारिग हुए तो पुलिस, आपको पता कि पुलिस की टीमें आती थी, आईजी डीआईजी बड़े बड़े लेवल के लोग आते थे। जब वो आते थे तो पूरा ऐसे लगता था यहाँ कोई कर्फ्यू लगा हुआ है इस इलाके में। वो आगे जब बात करते थे तो वो ये भी कहते थे कि जी आपकी गोलियां भी लगी हैं। तो जब वो कहते थे कि यार सेल्फ डिफेंस में हमने गोली चलाई है, आप चेक करें, मेडिकल करवाएं, सबके पता चले कि हमारी गोली कौन सी लगी है फलां की। इन्होंने क्या किया, पुलिस ने जितने बंदे थे मामू के सबको, गार्ड्स को उठा लिया, मामू को उठा लिया। अच्छा। और इनको 90 डेज़ के लिए बंद कर दिया जेल में। 90 दिन के लिए जब इन्होंने बंद कर दिया तो हम लोग कार्रवाई करते रहे, यानी कि अपने वकीलों को जो हम कर सकते थे पीछे से, जो वालिदैन होते हैं या जो दोस्त होते हैं या बहन भाई होते हैं, अदालतों में जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, या क्योंकि जब उन्होंने कहा जी कि नुक्स अमन का ख़तरा है तो ये मज़ीद बंदे मर जाएंगे, ये हो जाएगा, आपको पता पुलिस के पास तो बड़ा अच्छा बहाना होता है ये। तो उन्होंने जब बंद कर दिया, उससे पहले क्या हुआ, बंद करने से पहले जो मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताने लगा, ये अपने घर में बैठे हुए थे, लोग आ रहे थे अफसोस के लिए। आपको पता है जब इस तरह का वाक़या हो तो लोग आते हैं। उसी गली में ना, हमारे मलक पारे वाली गली में, जिस घर में कॉर्नर वाला घर है, जो कॉर्नर के अंदर गली है, वहाँ एक मस्जिद है। अच्छा। उस मस्जिद का इमाम मस्जिद आया अफसोस करने के लिए। अभी वो वहाँ बैठा हुआ था तो पुलिस आ गई पकड़ने के लिए। उन्होंने कहा जी ताहिर साहब आप हमारे साथ थाने चलें, आपको बुलाया उधर। तो वो लोग कहने लगे जी कि जनाब ये आप बंदे को लेके जा रहे हैं, वो दुश्मनदार बंदा है। अब पहले उस पर अटैक हुआ तो आप अटैक करवाना चाह रहे हैं, कभी तुसी भी चलो नाल सारे। तो वहाँ जाके बाद वो बुलाया उधर। अब सारे बंदे, गार्ड्स, असरा भी साथ दिया, वो इमाम मस्जिद भी साथ साथ चल पड़ा। तो जब वो चले गए तो इनको 90 डेज़ के लिए बंद कर दिया। तो मैं जब जेल मुलाकात करने के लिए गया तो वो इमाम मस्जिद के ऊपर 3 क्लैशन कोफे पड़ी हुई थी। अच्छा। वो जेल में था। तो मैंने उसको पूछा कि आप किस केस में है, तो वो मुस्कुरा कहते जी 3 क्लैशन कोफा पई हैं मेरे थे। उस इमाम मस्जिद में भी क्लैशन कोफ डाल दी पुलिस ने। वो बेचारा कोई 1.5 साल अंदर रहा, फिर जमानत हुई उसकी। ये कानून है हमारा, यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। सिर्फ पैसे वाले का इंसाफ है, जो पैसा देता है, जिसके तल्लुकात हैं या गवर्नमेंट के लेवल पे बंदे हैं, इंसाफ उसको मिलता है। ताल्लुकात तो इनके भी बहुत थे। किनके? ताहिर प्रिंस के। यार ताल्लुकात ज़रूर थे, शायद हमारे पास वो पैसा नहीं था जो हम वहाँ लगा सकें। शायद हम उस हद से गुजर गए हुए थे कि वो उनके उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो संभाल नहीं पा रहे थे सूरत हाल को। शायद वो हमसे पैसे भी नहीं पकड़े थे, दुश्मनदारियाँ ज़्यादा हो गई थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। एक बात मैं ना ये आपने चलानी है, लिहाज नहीं करना। जब मेरे मामू ताहिर प्रिंस को सजाए मौत हुई पाकिस्तान में, मैं पीछे जा रहा हूँ, मुझे याद आ गया, तो जो उस वक़्त के जस्टिस हैं ना हाई कोर्ट के, जिन्होंने सजाए मौत सुनाई, जिन्होंने बाबर को भी सजाए मौत सुनाई, बाबर को, ताहिर प्रिंस को सजाए मौत सुनाई, मेरे खालू को उन्होंने उम्र कैद सुनाई। उस जज ने घर बुलाया हमें। अच्छा। किसको? मेरी नानी को। क्या कहा? 20 लाख रुपए दो, मैं तेरे बच्चे को बरी कर देता हूँ। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? भाई मैं खुद साथ था अपनी नानी के। अच्छा। उन्होंने कहा जी 20 लाख रुपया दें, कल आपके बच्चे को फारिग कर देंगे। उन्होंने कहा जी वो तो मुल्क में था नहीं, आपको पासपोर्ट देते हैं, सबूत देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, पैसे लिया, 20 लाख रुपये लिया, अगर तू कल तक पैसे ना कर सकी तो तेरे पुत्र को सजाए मौत दे देंगे। हम 20 लाख नहीं कर सके, सजाए मौत हो गई। अच्छा। अब अगर आप मुझे कहेंगे इसका सबूत दें, तो वीडियो तो मैंने बनाई नहीं, लेकिन आई विटनेस मैं हूँ, मेरे से आप हलफ ले लें इस बात का। आपकी हनीफा बाबा से बात हुई थी जिन्होंने इन पर अटैक किया था, उन्होंने क्या कहा, किसके कहने पे अटैक हुआ? मैं बाबे की बात नहीं कर रहा, हनीफे की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने हनीफे को देखा नहीं हुआ था। मुझे ना, मैं मामू के घर, मुझे बुलाया गया उधर, मैं उनके घर में था। तो उन्होंने कहा कि हनीफा आ रहा है, हनीफा और बाबा आ रहे हैं। अच्छा। मुलाकात करना चाह रहे हैं, वो इसी सिलसिले में करना चाह रहे थे। जब मामू जेल से छूट के आ गए, केस तो वैसे ही चल रहा था, यानी कि ये 3 माह के बाद, 4 माह या 6 माह के बाद आए, ये घर तो वापस आ गए। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ आपके साथ। इन्होंने मुझे कहा कि अभी ना हनीफा और बाबा आएंगे, तो तूने बाहर से उन्हें ऊपर लेके आना है, इस कमरे में लेके आना है, नीचे नहीं बिठाना। तो इस ऊपर वाले ना एक रूम में था, कहते इधर बुलाना है उनको। तो मैं जी ठीक है। तो मैं कहा मम्मू आप क्यों बुला रही हो इनको? कहते वो इसरार कर रहे हैं कि मिलना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, आने दो। एकदम फ़ोन आया मामू के नंबर पे। अच्छा। कि हम आ गए हैं। मामू कहता है मेरा भांजा आ रहा है नीचे। मैं बाहर गया तो हनीफा और उनके साथ वो बाबा नहीं था। तो हनीफे ने ना काले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई थी, चादर ली हुई थी बड़ी, तो हाथ में उसने ना वो क्लैशन को पकड़ी हुई थी। तो मेरे जो गार्ड दोस्त हैं ना, उनका तो मैं कहा आन दे उन्हें, ऐसी तरह ही आन दे। मैं क्या गन भी लिया, यानी वो पकड़ने लगे कि गन फड़ा के जा, ऐसा नहीं जाना। मैं कहा ना आ जाओ। वो 1 to 5 पे आए थे, अप्लाइड 4 1 to 5 पे दोनों आए थे। मैं इनको लेके गया ऊपर मामू के कमरे में, बिठाया,
इन्होंने कहा जी खाना क्या खाना है, कहा जी खाना खाना है। वहाँ से हमने कोई अपना टिक्के कबाब वगैरह या कढ़ाई वगैरह खाना शाना मंगवाया, खाना खाया, मैंने भी खाना खाया साथ। मेरे सामने सारी बातें हुई। उन्होंने कहा जी हम हलफ देते हैं कि जिस दिन आप पे फायरिंग हुई हम नहीं थे। अच्छा। हमारा जीना आराम कर दिया पुलिस ने, हमारे घरों में रेटें हो रही हैं, हमारे बीवी बच्चे भागे हुए हैं, तो हमारे रिश्तेदार उठाए जा रहे हैं, तो हम आपको अब कुरान ले आए, मैं हलफ देता हूँ कि हम उस वक्त नहीं थे। अच्छा। सारी बात का हमें पता था, हमारे सामने हुई है, लेकिन हम मौके पे मौजूद नहीं थे। एक आपका दुश्मन है, वो आपके साथ ज्यादती करना चाहता है। हमने समझाया, हमारा काम था समझाना, हमने समझाया, उनकी समझ में नहीं आया, तो हमने ये भी उनको कहा जब ये वाक़या हो गया कि ये तुसी उन्होंने नहीं मार सकते और उन्हें तड़ को नहीं मरना। ये बात मेरे सामने निफे ने मामू को कही। अच्छा, ये जब हालात थे 96 में, उस वक्त पे फिर पुलिस की एक मीटिंग भी हुई जिसके अंदर पुलिस ने कई लोगों को बुलाया, कई उनके जो पुलिस इंस्पेक्टर थे जिसमें कई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी थे उनको बुलाया और टारगेट दिया गया कि ये मुल्जिमान हैं, ये इश्तिहारी हैं जिनको आपने पुलिस मुकाबले करने। आपके मामू को पता था? मैं आपको बताऊं, जब मामू बाहर थे ना, जब यानी कि जब इनको सजाए मौत हुई है, तो मैं उसका ना 7 या 6 या 7 क्लास में पढ़ता था। अच्छा। मैं छोटा था। तो एक दिन ना मैं अपनी ट्यूशन से, स्कूल में पढ़ता था, मेरा बिल्कुल नज़दीक ही स्कूल था रोज़मेरी, मैं वहाँ पढ़ता था। वहाँ से जब मैं ट्यूशन से वापस आया हूँ, 7:30-8 बजे का टाइम है, तो बाहर दरवाज़ा नॉक होता है। अच्छा। मैं बाहर जाता हूँ तो 3 गाड़ियाँ पुलिस की होती हैं, मुझे उठाती हैं, उठा के गाड़ी में डालती हैं और पुराने नारकली थाने लेके चली जाती हैं। मैं अब बच्चा जिसने ज़िंदगी में कभी थाना नहीं देखा, कभी पुलिस के अल्फाज नहीं देखे, मुझे गाड़ी में मारते लेके जा रहे हैं, थप्पड़ मारी जा रहे हैं, घर से उठाते हुए पुराने नारकी तक मुझे मारते लेके जा रहे हैं, कभी थप्पड़ मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मुझे जब ये कहे, तो नज़ीर वड़ाइच इंस्पेक्टर था, बाबा था, चिट्टी दाढ़ी वाला, लंबे से कद का, और जग्गा, अल्ताफ़ जग्गा पता नहीं नाम था डीएसपी का, अल्ताफ़ जग्गा उस वक्त डीएसपी था, अल्ताफ़ जग्गा था शायद, जग्गा जग्गा उसको कहते थे। तो मुझे जाके जब उस इंस्पेक्टर के आगे पेश किया, जी जी यह तायर पिंजदा भांजा जाएगा जी, तो मैं ऐसे ऐसे ना खड़ा था, ऐसे हो आज कहता थले कर, गालियाँ दे के। मैं कहा मैंने गाल ना काट, मैं कहा अंकल मुझे गाली ना दें, दो थले कर, मुझे उठ के ना वो स्टिक के साथ मारने लगा। मुझे क्या पता, मैंने ज़िंदगी में थाना ही नहीं देखा, मुझे क्या पता कि थाने का रवैया कैसा होता है। एक 6 क्लास का 7 क्लास का स्टूडेंट हो, उसको क्या पता कि थाने में क्या होता है। तो मुझे मारने लगा। एक बुजुर्ग आदमी था, मोटा सा सिपाही था, वो साथ खड़ा, वो आगे आ गया। उसने कहा ओ सर जी बच्चा है, उन्होंने नहीं पता, उन्हें पहली बारी थाना देखा है, नहीं पता उन्होंने। तो कहता है इन्होंने बंद कर दो जाके अंदर। मुझे हवालात में बंद कर दिया। कितने बजे, कोई 10:30-11 बजे मुझे पुराने नारकली थाने के हवालात में बंद कर दिया। पता नहीं इनके दिल में क्या आया। 4 बजे इन्होंने मुझे निकाला, कहते जी रस्सा लटकाओ, इन्हें पुट्ठा टंगो। मुझे फुल प्रेशराइज। मैं अब देख रहा हूँ कि मैं कहा देखो, मैं कोई गल नहीं, ज़्यादती कर लो, कोई गल नहीं, मैं क्या अल्लाह खैर करेगा। मैं क्या मैं भी नहीं छड़ांगा था ऐसे जैसे बच्चे होते हैं। मैंने इसको कहा मैं भी नहीं छड़ांगा। वो हंसे, मुस्कुराना शुरू हो गए। मैं तुम कर लो ज़्यादती, मेरा कसूर कोई नहीं गा। वो उसको कहता है उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती नहीं करनी थी, बच्चा था, वो डरा रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे। लेकिन मैं तो ये समझ रहा था कि ये मेरे साथ कुछ करने लगे हैं, ये मुझे मारने लगे हैं, मुझे उल्टा लटका के मारेंगे, ये करेंगे। लेकिन वो करना नहीं था, उन्होंने डरा ही रहे थे। अगर करना होता तो करते। पूछते क्या थे? कहते जी तायर प्रिंस कितने गए? मैं जी वो तो बाहर है इंग्लैंड में जी, तुझे सब पता है। मुझे कहते हैं तूने माल रोड पे फायरिंग की है किसी दुकान पे। मैं कहा जी किस दुकान पे की है? जी वो राडो वाले पे फायरिंग किया आपने। मैं कह राडो वाले कौन है? मुझे क्या पता अब राडो वाला कौन है। तो मैंने उनको कहा यार मैं अल्लाह के बंदे, मैं तो ट्यूशन पढ़ता हूँ, मेरा कसूर ये है कि मेरे मामू हैं ताहिर प्रिंस। मैंने कहता जी 3 कलेक्शन कोफा ही हैं तेरे को। अब मुझे इन्होंने 1 हफ्ता रखा। अब क्या करते थे कि क्योंकि मैं छोटा था, बच्चा था, हवालात में बंद नहीं कर, इनको खौफ था कि मेरे वालिद साहब कहीं बैलेंस शैलेंस ना डरवा दें कि बच्चे को उन्होंने बंद किया हुआ है। इन्होंने क्या किया, अब जैसे मेरे महल्लेदार 2-4 आते थे, 4-5-6, कोई अंकल साथ वाले आ गए, कोई साथ वाले हमसाए, कोई सामने वाले हमसाए आ गए, मेरे लिए नाश्ता लेके आ गए। तो मैंने उनको कहा कि मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ नाश्ता, मैंने बाहर खाना खाना है। तो ये मुझे बाहर लेके जाते, 7-8 बंदे लेके जाते, हथकड़ियाँ डालते सामने से। मैं वो पुराने नारकली होटल से, कसूर मेरा ये था कि मैं ताहिर प्रिंस का भांजा था। अच्छा, 7वीं क्लास में आप पढ़ते थे और आपको हथकड़ियाँ लगा के रखा था? हथकड़ियाँ लगा के मुझे ये अंदर हवालात में भी, वहाँ से एक खिड़की थी जिसके ना वो बाहर रोड नज़र आती थी। तो मैं सारा दिन वहाँ 4 पे बैठे मैं बाहर देखता रहता था। अब एक अकेला कमरे में बंद किया हुआ, हवालात में इसलिए बंद नहीं करते थे कि मैं छोटा था, तो मुझे एक कमरे में बंद कर देते थे। तो मैं बाहर देखता रहता था, उधर रोड पे चलते लोगों को देखता था। यार अब टाइम तो गुजारना होता था। तो इन्होंने 1 हफ्ता मुझे रखा।
और इन्होंने हत्तन इम्कान कोशिश की कि मेरे ऊपर कोई ऐसी चीज़ें डाल दी जाएँ और मुझे अंदर कर दिया जाए। लेकिन सर मेरी कम उम्री की वजह से अल्लाह जन्नत नसीब करे, अनीस खान साहब DSP होते थे, वो आए, वो आके फिर मुझे अपनी ज़ाती गारंटी पे छुड़ा के लेके गए। इस असना में लातादाद बंदे को उठा के ले आए। दस है जड़ा ताहिर प्रिंस असला कहते कोले, एक दफ़ा दबीर सनी को ले आए उठा के, कभी किसी को ले आए, कभी किसी को ले आए, शनाख्त कर ऐदे है कौन ने। अब मुझे क्या पता कौन है, अब अगर मेरे मामू के कोई दोस्त हैं तो मुझे तो नहीं पता। तो हालांकि मैं उन कईयों को जानता था, तो मैं जानबूझ के उनको देख के मैं कहता था मैं इनको जानता ही नहीं। अच्छा, वो जो 7 दिन आप बंद रहे, आपको दुख नहीं होता था? यार दुख या नहीं, आपकी वालदा को? मेरी माँ रोती थी, मेरे वाले साहब आते, मेरे वाले इतने शरीफ आदमी थे, बैंक में जॉब करते थे, सुबह जाते थे रात को वापस आते थे, उनका तल्लक ही नहीं था मतलब ऐसी चीज़ों से। अब मैं आप अपने वालिद का बताऊं कि मेरे वालिद साहब, कोई बंदा आ गया बैंक का, उनकी शायद कोई बच्ची का मसला था, तो उन्होंने कहा जी ताहिर प्रिंस को कहना है, वो आपके सुना कि वो आपके ब्रदर इन लॉ हैं, तो वो ये हमारा मसला हल कर दें। तो मामू ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जब बैंक से फारिग होते हैं तो चलें फिर जाके ताहिर से बात कर लेते हैं। तो वो मामू मेरे वालिद साहब अपने बैंक के लोगों को साथ लेके जब मामू को मिलने के लिए गए, तो जो गार्ड बाहर बैठे उन्होंने रोक लिया, तुसी कौन है गए हो भाई? उन्होंने कहा जी तुसी उन्होंने दसो कि मेरा नाम चौधरी मोहम्मद इब्राहिम है, तो मैं फलानी जगह तो आया। यानी कि मेरे वाले से इतने शरीफ आदमी थे कि वो उनका यानी कि किसी किस्म का नहीं, मैं तो सबको जानता था, मैं आता जाता था, डैडी को कोई नहीं जानता था। तो आपको मना नहीं करते थे आपके वालिद साहब? मेरे वालिद, अब मेरे मामू थे, वो क्या मना करें, मेरे कहें कि इससे मिला ना कर। अब वो तो हमारे घर में आते थे, मेरे अगर आप मेरे वालिद की बात करें तो मेरे वालिद तो मेरे मामू को समझते थे कि ये बड़ा अच्छा और शरीफ आदमी है, नाजायज़ हुआ है जो इसके साथ हो रहा है। हम सब यही समझते हैं, आज तक समझते हैं। अच्छा, जब आपको बंद करके रखा हुआ था, आपकी बात हुई ताहिर प्रिंस से उन दिनों? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मामू ने उनकी कोशिशों से तो मैं बाहर आया। अच्छा, उनके जो दोस्त थे या अच्छे लेवल के थे वो आके फिर मुझे ले गए, वरना ये तो मुझे मेरे ऊपर क्रैशन कोफे डाल के तो मुझे अंदर कर देते। भाई जो बंदा जिसका नाम एक का बनता है, लेकिन उसके पीछे कईयों का हाथ होता है, उसकी बीवी का, उसके बच्चों का, उसकी माँ का, उसकी बहनों का, उसके बनोइयों का। अब एक बनोई था जिसका कसूर को नहीं था, 4.5 साल बेचारा अंदर गुजार आया, वो आज तक उसने कभी मक्खी नहीं मारी, तो 4.5 साल वो अंदर रहा, ना उसका लेना ना देना, मारा बाबर ने, लिंक मामू के साथ था, मर वो गया। यार इतनी जातियाँ हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ताहिर प्रिंस को इस बात का एहसास नहीं होता था कि उसकी फैमिली पे क्या गुजर? यार वो कर क्या सकता था, उसके पास में क्या था? वो तो दोबारा ताहिर नफीस बन नहीं सकता था, ताहिर प्रिंस से ताहिर नफीस नहीं बन सकता था। अगर वो बनता तो लोग, अब बनने की कोशिश की तो मार दिया, जब वो नहीं बनने को तैयार था तो किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब वो बनने जा रहा था लोग मना नहीं करते थे, आप लोग मना नहीं करते थे? यार हमारा तो आगे आप चले, मैं आपको बता दूं कि आगे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या उसको पता नहीं था? उसको सब पता था कि क्या हो रहा है। आपकी वालदा का या आपकी नानी के वो सुनते नहीं थे? यार मेरी नानी ने थप्पड़ मारे मेरे सामने उसके मुंह पे, उसको कहा कि चल मुझे छाड़ के बाहर चला जा, वो ऐसे बैठा रहा, वो थप्पड़ मारती, 4-5 थप्पड़ मारे। उन्होंने कहा तन मैं कह रही है तन सुनता नहीं। और कहता जी अगर मैं बाहर चला गया तो लोग कहेंगे ताहिर प्रिंस भाग गया डर के। खुदा की कसम मेरी नानी ने थप्पड़ मारे, थप्पड़, कि तन मैं कह रही हूँ दफा हो जा, चला जा इत्थों, तेरी वजह से सानू एक तेरी जान का सानू खतरा है कि सानू अपनी मुसीबतां पईयां हुई हैं। मैं मौके पे मौजूद, मेरी माँ मौजूद, मेरे डैडी मौजूद, मेरी नानी मौजूद, मेरी खाला, सारे बैठ के उसको थप्पड़ मार दिए उसकी बीवी बच्चों के सामने। उसको कहा तू चला, कहता मैं नहीं जाना, कहता मैं डरता नहीं किसी से, अगर ताहिर प्रिंस चला गया तो लोग कहेंगे ताहिर प्रिंस डर के भाग गया। अच्छा, ये जो माइंडसेट है आप देखें, उस टाइम के कई बच्चे, कई नौजवान कॉलेज में आइडलाइज करते थे ताहिर प्रिंस, आज भी करते हैं, आज भी करते, मेरे साथ बात करते हैं। गलत नहीं है यार गलत क्या है? देखो जी, एक बंदे को उसकी शक्ल पसंद होती है, एक बंदे को नाम पसंद होता है। यार आपको पता है एक खूबसूरत आदमी और उसका नाम हो तो हज़ारों लड़कियां फ़िदा होती हैं उस पर। उसको तो मेरा ख्याल है कि मैं अगर 10 मिनट के लिए मैंने फ़ोन पकड़ लिया तो 20-20 कॉलें आ गई हैं मुख्तलिफ लड़कियों की। ये पोजीशन थी उसकी। आपके भी बच्चे हैं, मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ उन्हें मैं। आप चाहेंगे कि आपका बेटा ताहिर प्रिंस की तरह नाम कमाए? भाई मैं मेरी साथ पूछते नहीं चाहेंगी कि किसी के साथ ताहिर प्रिंस जैसा काम हो या कोई ताहिर प्रिंस बने, या ताहिर प्रिंस ने जो काम किए वो काम करे वो, या ताहिर प्रिंस ने कोई गलत नहीं किया। ये मैं आपको कहता हूँ, मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ। लोगों की हमदर्दी में मारा गया, लोगों की वजह से उसकी लड़ाई है, ज़ाती लड़ाई उसकी कोई नहीं है। ताहिर प्रिंस उस टाइम पे गलत रास्ते पे नहीं था। ताहिर प्रिंस का रास्ता गलत नहीं था। ताहिर प्रिंस बिल्कुल लड़ाई नहीं करना चाहता था। ताहिर प्रिंस सिर्फ एक सियासतदान था, एक काउंसलर था। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं ऊपर जाऊं, कोई MPA बनूं, कोई MNA बनूं, कोई मिनिस्टर बनूं। यार भाई हर बंदे की ख्वाहिश होती है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं अपने
इलाके में से इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं अपने बाजार में से लड़ता हूँ, मेरी भी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह ताला मुझे मौका दे, मैं भी ऊपर जाऊँ, कोई MPA बनूँ, MNA बनूँ, मैं खिदमत करूँ लोगों की। मैं करता हूँ, मैं जितने जगह हूँ मैं करता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि मुझे लोग गैंगस्टर, बदमाश, गुंडा यानी कि इस तरह के अल्फाज। जब आप किसी के साथ चलोगे, थाने में जाओगे, कचहरी में जाओगे, किसी के साथ खड़े होगे, जिसके खिलाफ फैसला होगा वो आपका बुरा कहेगा, जिसके फेवर में होगा वो आपको अच्छा कहेगा। अब ये 50-50 प्लस माइनस चलता रहता है। हर बंदा आपको अच्छा नहीं कहेगा और हर बंदा आपको बुरा नहीं कहेगा। उस टाइम पे आप भी ताहिर प्रिंस बनना चाहते थे? यार मैं ताहिर प्रिंस, मेरा अगर आप सच्ची बात पूछे तो मुझे ताहिर प्रिंस पसंद ही बड़ा था। ये नहीं कि वो मेरा मामू था। मैं कहता हूँ मुझे ताहिर प्रिंस से उस जैसा बहादुर, उस जैसा दलेर आदमी मैंने नहीं देखा। अब मैं आपको एक मिसाल सुनाने लगा हूँ उसकी दिलेरी की। ये तो बाकी छोड़ दें, मैं ना छोटा सा था, छोटे से मुराद की इतनी अक्ल ज़रूर थी कि मुझे सारी दुनियादारी का पता था, लेकिन छोटा था। इनके ऊपर ना एक मर्डर पड़ गया। कामल अली आगा ने, एक पठान का मर्डर हुआ, उसमें ताहिर प्रिंस का नाम ले लिया। कोई तल्लक नहीं था ताहिर प्रिंस का उस मर्डर से। वो क्यों उसका नाम लिया कि वो ताहिर प्रिंस के घर के बाहर मर्डर हुआ था। किसी बंदे ने, कोई रिक्शे वाला पठान था, उसकी किसी अपनी अदावत थी, अपनी अदावत आप समझते हैं, अपनी फैमिली में पठान था। जैसे पठान का दुश्मन होता है तो वो कहता है यार खून का बदला खून, तो उसने उस बदले में उसको मार दिया, तो नाम साथ ताहिर प्रिंस का दे दिया। अच्छा, इस बात का तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं आपको कामिल बता अली आगा ने कहा। अगर वो बयान देना चाहें, इस पर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें यार वो बयान का देंगे ताहिर। अब एक बंदे को मरे 27 साल, उसने कहना कि मैंने करवाया। मैं कहता हूँ कि उसने करवाया। मेरे घर वालों को पता कि उसने करवाया था। जब ये बंदे के ऊपर मर्डर पड़ गया तो ये बंदा घर से भागा, ये हमारे घर आ गया। ये हमारे घर में रहते थे मामू। सांदा रोड पे जाए तो एक स्टेपन म्यूजिक सेंटर होता था, जहाँ वापडा के दफ्तर है, यहाँ आपको पता बर्गर शर के साथ एक स्टेपन म्यूजिक सेंटर होता था। बिल्कुल। रात का टाइम था, टाइम पास करने के लिए VCR पे ना फिल्में देखते थे। मफरूरी काट रहे थे हमारे घर, तो कहते यार अपनी साइकिल निकाल। मैं साइकिल पे स्कूल जाता था, 4th-5वीं में पढ़ता था। कहते यार साइकिल काट, फिल्मा लेके ये जाके नई फिल्में जो उस मौके उस ठीक, कहते जाके लेके रात को देखेंगे। हम स्टेपन म्यूजिक सेंटर पे ना फिल्में लेने चले गए। जब फिल्में लेने चले गए तो कहते यार तेरा घर ना चलिए बिलालगंज। मैं देखा ऐसे पीछे इनकी तरफ, मैं आगे वो साइकिल के आगे बैठा हुआ डंडे पे, तो ये साइकिल चला रहे हैं, तो जैकेट पहनी, सर्दी बड़ी, तो मैंने अपने मुंह के ऊपर पहना वो चादर लपेटी हुई। तो कहते यार तेरा घर चलिए। मैं क्या मामू घर चलो। मैं क्या मैं नहीं जाना जे। कहते यार कुछ नहीं होता, तो मेरा पुत्र मैं तेन वो गाजर हलवा खुआना, जो कहेगा तेन खुआना, चला घर नहीं दसना। बाद मैं कपड़े लेने, यार कपड़े नहीं गए मेरे को, चलिए। मैं ना इनकी बातों में आ गया, बिलालगंज चले गए। इन्होंने शलवार कमीज़ पहनी, चादर नहीं तुस्सा होता, ये चादर ऐसे ली हुई। तो आगे खुदा की कसम कोई 35 से 40 पुलिस वाले हमारे दरवाजे के आगे बैठे हुए, जिसमें वो जग्गा जो DSP था वो ऐसे टांग पे टांग रख के ऐसे अपनी स्टिक के साथ ना ऐसे अपने बूट पे मार रहा था। मुझे आज तक याद है वो सीन, ऐसे ना ऐसे स्टिक मार रहा है ऐसे, तो ऐसे बैठा हुआ है। रात का टाइम है, कोई 11 बजे का या 11:30 बजे का टाइम है, तो घर के बाहर बैठे, ताज़ा मर्डर हुआ था उस वक्त। तो मुझे कहते हैं कि हम ना जाके ना वहाँ, इस बंदे ने क्या किया, सीधा उस जगह के पास जाके ना साइकिल की ब्रेक लगा दी, साइकिल रोक दी। वो मेरा ये हाल कि मैं जैसे बच्चा कामता नहीं, कोई है कि करते पे ने, ये उस बिल्कुल उसके सामने जा, उसको कहते हैं कि यार अपना सर जी इब्राहिम रोड जाना है, वो कितने की है, वो घर के बाहर बैठा हुआ है हमारे। तो कहता है इब्राहिम रोड, ओए 10 इब्राहिम रोड कितने की। और सिपाही हमें बताने लग गया, तो इंज जाओ इधरों मैं मुड़ जाओ, इतने इब्राहिम रोड हैगी। कहते अच्छा। हम सीधे गए, आगे जाके राइट, वहाँ दूध दही की दुकान थी बिल्ले की, आज भी जिंदा, अल्लाह उसको जन्नत, वो जिंदा है। हमारे मामू को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। अगर वो बिल्ला साहब से मुलाकात हो तो वो आपको बताएगा। मुझे कहते वहाँ जाके रुकते हैं, वहाँ से उसकी दुकान से अंदर फ़ोन करते हैं घर, नानी को कहते हैं कि मुझे फलां कपड़े चाहिए। तो ये मेरा कहते हैं कि मैं सुहेल को भेज रहा हूँ, तो आप ना कपड़े जैसे कूड़ा नहीं बाहर दरवाजे के बाहर रखते, आप रख दो, ये उठा के ले आएगा। मैं उनको कहूँ कि मैं अब घबराऊँ कि मैं यार ये मुझे किस काम में डाल दिया आपने। मैं जब वो नानी मेरी ना, मैं दूर से खड़ा होकर देखता हूँ, वो बाहर आती हैं, वो आराम से वो शॉपिंग बैग रखती हैं कपड़ों का, तो मैं जाकर उठाने जाता हूँ, तो मैं बड़ी मुश्किल से, अब इतने पुलिस वाले खड़े हैं, वो देख भी रहे हैं कि घर के अंदर से कोई औरत ने बाहर कोई चीज़ रखी है या कूड़ा रखा है या जो भी रखा है। थोड़ा सा अंधेरा होता है क्योंकि कॉर्नर वाला घर था। तो मैं जाकर जब उठाता हूँ तो वो सारे मेरी तरफ देखते हैं। जब देखते हैं तो वो मैं डरा उठा के चुप करके अपना मुंह इधर करके तो मैं चलना शुरू करता हूँ। तो मैं जाता हूँ, मैं जाकर उठाता हूँ, कहते हो यार मैं तो फलानी चीज़ कही, और मैं कहा मैं नहीं जाना हूँ तुसी, मैं नहीं जाना, मैं चलिए, मैं कहा मैं नहीं जाना, मैंने जिद कर, मैं कहा मैंने नहीं जाना, अब मैं पता नहीं किस तरह बच के आया अगों।
कहते यार मैं जाता हूँ। गए? मामू उसको बेले को कहते हैं इसको दूध पिला, वो दूध ही की दुकान थी उसकी, वो मेरी ये दूध जलेबियाँ डाल के मेरे कहता इन्हें दूध पिया, मैं आ रहे हैं। यार मैं ना उठ के देखना शुरू हो गया कॉर्नर पे खड़ा होकर कि ये वाकई जाते हैं। यार खुदा की कसम ये अंदर चले गए, सबके पुलिस ने सामने। रोका नहीं? मैं कहता हूँ मुझे नहीं समझ आई कि उनकी आंखों में अंधेरा आ गया, ये अंदर चले गए घर के। वो जब ये अंदर चले गए तो मेरे तो हवास खता हो गए। मैं कहा लो हूँ तो नहीं बचते, इतनी पुलिस बाहर खड़ी है तो ये अंदर कैसे चले गए। अंदर चले गए, बड़े आराम से अपने कपड़े निकाले, घंटा डेढ़ 2 घंटे लगाए, 1 2 2:30 बज गए रात के। ये कपड़े लगाए, यकीन करो ऐसे दरवाजे से निकले हैं, भागते ही आ रहे हैं, आए आके साइकिल पे रखे हैं। वो कहते जी कहते दूध पिया, मैंने दूध पिया बैठ के उधर। अब कितने फासले पे दूध पिया है, जैसे आपका और मेरा घर है, इतने फासले पे दूध पिया है। वो सामने पुलिस नजर आ रही है, वहाँ दूध पी के उसी साइकिल बैठे हैं, उसी जगह आके दोबारा रुक के अपनी चादर को सही करके उनके सामने फिर साइकिल चला के आ गए। और पुलिस ने और कुछ नहीं किया? जब पुलिस आए तो उन्होंने मामू ने कहा कि याद आया जी डिप्टी साहब, मैं तो इब्राहिम रोड था पूछा सी। ये इस तरह के दलेर बंदे थे। मैं इनके आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊं कि आप हैरान हो जाएं। ये बंदा डरता नहीं था। अब आ जाएं कि इस बंदे को पता था कि नहीं था कि मेरे साथ जाती होनी कि नहीं होनी। उस वक्त ना पुलिस बहुत तंग कर रही थी। ये वाकया हुआ था इसका अपना 12 रबी अव्वल का। उसके बाद जब ये बाहर आए तो पुलिस को बर्दाश्त नहीं था कि ये बंदा वहाँ जाके घर दोबारा बैठे, तो ये दोबारा तंग करना शुरू हो गई पुलिस। जुल्फ़कार चीमा था, SSP जुल्फ़। अब सुन लें, जावेद बशीर वो सदर थे पैनोरामा के, जावेद बशीर शायद आप जानते हो। जावेद बशीर साहब, उनकी पिजारो गाड़ी पे मामू ताहिर प्रिंस उनकी गाड़ी चला रहे थे, मैं साथ था, जावेद बशीर साहब साथ थे, और एक हमारे साथ होते थे मलक ज़हीर गार्ड, वो थे, वो एज ए मामू के साथ होते थे एज ए गार्ड। एक इमरान होता था, वो साथ था। हम जा रहे हैं तो इनको ना इन्होंने एक गाड़ी ख़रीदी थी मिस्टर बुशी लांसर, उसका इंजन चाहिए था। तो वो हरून बाटे हैं कबाड़ी मार्केट में, उनके पास कोई इंजन आए, काबली इंजन आते हैं ना जैसे बाजार से। उन्होंने कहा जी मुझे गाड़ी का इंजन चाहिए डीजल। तो इंजन देखने हम गए तो इतनी देर में क्या होता है, उससे पहले ये हालात हैं कि पुलिस छापे पे छापे मार रही है हमारे घर, SP सिटी था वो, तो वो छापे मरवा रहा है। तो हम जब जा रहे हैं तो एकदम ना, जब कबाड़ी मार्केट के सामने ऐसे गुजरते हैं तो एकदम SSP की गाड़ी आ जाती सामने। अब SSP की गाड़ी आमने सामने आ गई, ना वो गुजर सकता है ना हम गुजर सकते हैं। उसने देख लिया कि ताहिर प्रिंस साहब गाड़ी चला रहा, और मामू ने देख लिया कि SSP के सामने जुल्फ़कार चीमा है। तो वो जावेद बशीर साहब ने कहा आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे। उन्होंने कहा कि ताहिर पीछे कर लै गड्डी, पीछे कर लै उन्हें रस्ता दे। मामू कहते ना मैं पीछे करांगा ना तो यह समझेगा मेरे को डर गया। कहते नहीं पीछे नहीं करना है, पीछे करेगा। मैं कहा मामू पीछे कर लो। कहते नहीं। वो एकदम ना गाड़ी से नीचे उतर आया। वो SP सिटी था, ये भी गाड़ी से नीचे उतर के ड्राइविंग यही कर रहे थे। जैसे इन्होंने हाथ में लाया, जफ्फी डाली उसने। कहता ताहिर साहब मैं तो आपको याद कर रहा था, आप मिल नहीं रहे। तो कहते आप हुक्म करें, मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें, आपके पास मेरा फ़ोन नहीं है, आप मुझे फ़ोन करें, मुलाकात कर लेते हैं। कहते आए कुछ चाय शे पिए मेरे साथ। ये अब SSP जुल्फ़कार चीमा कह रहा है, तो ये आपस में बात करते हैं। हम भी उतर के नीचे आते हैं, उसके भी गार्ड आते हैं 1-2। वो देखता है कि अशरफ सा पकड़ा है, वो सियाना SP था, उसने कोई एजिटेशन नहीं किया, ना उसने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, बड़े प्यार से बात उनसे इनकी बात हुई है। ये आके वापस गाड़ी में बैठे हैं। इन्होंने हल्का से ऐसे टर्न किया, उसने भी टर्न करके उस तरफ चला गया। हम आप जब क्रॉस किया तो कहते हैं अब इसने कॉल चला दी होगी, निकलो यहाँ से, गाड़ी का इंजन बाद में देखेंगे। फिर हम वहाँ से निकल गए। अब अंदाज़ा लगा लो कि जो बंदा ना वो किसी SP से नहीं डरता था। अब मेरे 2 दोस्त थे, मैंने उनको कहा कि जी जुल्फ़कार चीमा कोई SP सिटी है, बड़ा तंग कर रहा है अंकल। तो कहते हैं इस तरह करो, मुझे कहते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन? मैं उनको मामू कहता था, उनको भी मैं मामू कहता था क्योंकि मेरे दोस्त के मामू थे। तो मैंने उनको कहा कि मामू वो मेरे मामू हैं, उनको बड़े तंग कर रहे हैं। कहते कौन है तेरे मामू, क्या नाम है उनका? मैं क्या उनका नाम है ताहिर प्रिंस। कहते हैं वो ताहिर प्रिंस तेरा मामू है? मैं क्या, मैं तो नहीं पता। कहते मैंने कभी दसे ही नहीं इन्हें। कहते यार उधर तो बड़ा नाम है, मैं तो उनकी फर्स्ट तैनाती थी लाहौर में, वो फैसलाबाद से कभी भी लाहौर में लगे नहीं थे। कहते यार मैं नाम बड़ा सुनिया था, मुलाकात ही करा। मैं कहती जो हुक्म करो। कहते यार कल मेरे खाना खाओ। मामू ने कहा कि कल मेरे खाना खाओ। मैं जी ठीक है। मैं कल ऐसी वो मेरान ब्लॉक इकबाल टाउन में अपनी सिस्टर के घर में रहते थे। उनको यहाँ लॉरेंस गार्डन के सामने ADIG को ना घर मिलता है, वो कनाल 1.5 कनाल की कोठी, खान सामा, ये वो बड़ा प्रोटोकॉल। मैं उधर भी जाता था। तो उन्होंने कहा जी कि वो इधर ही आ जाओ, उधर नहीं आना,
इधर सिस्टर की तरफ कल खाना खाते हैं इधर, तो कल 9 बजे आ जाओ, कल खाना इकट्ठे खाएंगे। मैं ठीक है, मैं उनके घर चला गया। मैं मामू को कहा, मैं कहा मामू मेरे नाल चलो। मैंने कहते यार तू देख लै इन्हां पुलिस वालियां दा इतबार नहीं होंदा। मैं कहा नहीं चलो, मेरा घर वाला दर है, तुसीं मेरे मामू ना, तो मैं मामू ही कहना, तो तुहाडी मुलाकात करना है, जेह्ड़ा प्रेशर इस टाइम है ना रिलीज़ हो जाएगा प्रेशर। कहते ठीक है। मामू और मैं उनके गार्ड शार्ड हम सब उनके घर चले गए। वो बाहर आए रोड पे, मैंने उनको फ़ोन किया, वो बाहर आए, आके उन्होंने हमें मिले, हमें अंदर लेके गए, टेबल सजी हुई, खाना खाया हमने। मामू ने सारी डिस्कशन की कि जनाब ये मामले हैं, 12 रबीउल का वाक़या है, मैं अकेला हूँ, सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, सारे इश्तिहारी फ़लाँ टीम के, पैसा भी है इनके पास, तलक़ात भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, तो मैं इनका कल्ला बंदा फ़ाइट करने वाला हूँ और अल्लाह के सिवा मेरे साथ और कोई नहीं है, मैं इनका मुकाबला कर रहा हूँ, ये निज़ाम चला रहा हूँ दुनिया का। अच्छा, वो क्या कहते हैं फिर? उन्होंने कहा कि आप बेफ़िक्र हो जाएं, आपने कल ना मैं इसको फ़ोन करूँगा, तो उसके बाद आपने घर जाके बैठो। मैं जी ठीक। मुझे उन्होंने कहा कि कल ना तू 9 बजे मेरे दफ्तर आ जाना है। मैं सुबह सेक्रेटेरिएट के सामने बिल्कुल दफ्तर था उनका, मैं सुबह उनके पास चला गया। जब मैं गया तो उन्होंने जुल्फ़कार चीमे को कॉल करके बुला लिया, मेरे सामने बुलाया। मैं बैठा था ऐसे कुर्सी पे, उसको क्या पता ये कौन है। उसने कहा कि हाँ भाई बैठ। उन्होंने कहा जी की ताहिर प्रिंस वाला मामला सुनिया, तंग बड़ा किया। उन्होंने कहा जी वो तो बड़ा गैंगस्टर इश्तिहारी, बड़े मर्डर ने होते, बड़े केस ने होते, फलां ये वो। उन्होंने कहा हूँ कोई कुछ किया उन्हें, हूँ तो सुनिया हमला होया है, ये डिस्कशन हो रही है, मैं सुन रहा हूँ। तो वो कहता है कि उन्होंने कहा यार मैं जब तक मैं ना कहूँ तुमने उसको तंग नहीं करना, समझ आई। तो मेरे से जब तक मेरे से बात ना करो उसको तंग नहीं करना, ठीक है। उन्होंने कहा जी ओके सर। उन्होंने कहा जी उसकी जो फाइल है फ़िलहाल क्लोज़ करो, बाद में देखते हैं इसको। बैठ मुझे उन्होंने इशारा किया कि मैं जाके जप्पी डाल ली कुर्सी पे। मैं कहा थैंक यू मामू। कहते जी बेफिक्र होकर उनका घर जा। फिर मैं मामू को कहा तो मामू घर आ गए। ये वाक़ये के बाद वाली बात। अब मैं अगली वाली बात बताने लगा हूँ कि ये जो मर्डर की तरफ सिलसिला कैसे हुआ। कुछ दिन के बाद ना इनको पता चला कि ये लोग मेरे साथ ज़्यादती करने वाले हैं। या अगर आपके पुलिस जो है ना, ये वो पुलिस नहीं है, इसमें से जैसे पुलिस ने टाउट रखे होते हैं आजकल, तो मुझे लगता है गुंडागर्दी वही करते हैं जो पुलिस के साथ टाउट पुना करते हैं, वरना पुलिस जीने देती है किसी को। आपको पता ही है पुलिस के साथ तल्लुकात बनाना तो बड़ा ज़रूरी है। ये तल्लुकात बना लो या उनको काम दो या कुछ करो, ये काम ये तो चलता आ रहा है शुरू से। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मामू के साथ तल्लक में टच में होंगे। उन्होंने इतला की कि ताहिर साहब ये अब जो नवीस सही थे इंस्पेक्टर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मेरा बड़ा प्यार था उनके साथ। मामू ताहिर प्रिंस के वो भाइयों की तरह प्यार था। उन्होंने मेरे मामू को कराची से गिरफ़्तार भी किया था जब वो इश्तिहारी थे। नवीस सही ने कोई ज़्यादती नहीं की उस बंदे ने। वो बंदा लॉयल था, अच्छा आदमी था। वो समझता था कि एक अकेला आदमी इतने गुंडे बदमाशों का, इश्तिहारों का मुकाबला कर रहा है। अब इसी तरह कई लोग होंगे। नवीस, आपको पता है कि नवीस सही ने काली गुज्जर सना सबको नवीस सही ने मारा है। जब नवीस सही ने मारा था ना, तो जब जो फायर चले थे, वो जो गुफ्तगू हुई उससे पहले, वो माइक ऊंचा करके मैंने भी सुनी और मामू ने भी सुनी। उन्होंने पहले फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा कि ताहिर साहब सुनो ज़रा, कुछ गुफ्तगू हुई। उसके बाद गोलियां चली। उन्होंने कहा जी ख़त्म हो गए जी, फ़ोन बंद। तो मैं ऐसे देखा इनकी तरफ, मामू की तरफ, तो मैं क्या हुआ है। कहते हैं कुछ बंदे मारते ने, इश्तिहारी फड़े सी मारते ने। मैं कहा अच्छा। ये हमारे घर में थे उस वक्त, ताहिर प्रिंस मामू मेरे घर में थे। ताहिर प्रिंस को अंदाज़ा था कि उसका भी पुलिस मुकाबला इसी तरह से अंदाज़ा होगा? नहीं था, यकीन था कि ये मुझे मारना चाहते हैं। जब अंदर से इंफॉर्मेशन आई कि ये लोग कोई जाली पुलिस मुकाबला करना चाह रहे हैं, अच्छा, तो बच या तो बाहर चला जा या निकल जा। उस सूरत में फिर हमारे घर मीटिंग हुई, क्योंकि जो मेरे डैडी थे ना, मेरे वालिद साहब, वो उनको अपने वालिद की तरह समझते थे। अच्छा, कैप्टन सैफ कौन थे? मैं बताने लगा हूँ आपको। कैप्टन साहब दोस्त थे, आपको पता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। कैप्टन साहब जो थे ना, ये जो 12 रबीउल वाला वाक़या ना, ये टोटल मामू पे डाला जा रहा था। कुछ मर्डर मामू पे डाले जा रहे थे। ये उस बंदे की वजह से बचत हुई, उसकी वजह से तो सारी वो दोस्त था मामू का। अब बात यह है कि हर बंदे के कुछ सियासतदान होते हैं दोस्त, कोई पुलिस वाले होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। ये हर बंदे ऐसे बंदे से काम लेते हैं, ताहिर प्रिंस जैसे बंदे से काम लेते हैं, और मजबूरन ऐसे बंदों के काम करने पड़ते हैं अपने लिंक को ताज़ा रखने के लिए, ताकि ये लिंक हमारा कायम रहे, ताज़ा रहे।
ये लोग काम लेते हैं इनसे, कई लोगों ने काम लिए उनसे, और गलत जब काम इनको होते हैं। ज़रूरत होती तो ये भी काम उनके करते थे उस वक्त। कैप्टन साहब जो थे ना वो दोस्त थे, और उन्होंने बड़ी फेवर की। उन्होंने फेवर से मुराद ये कि ये जो वाक़या था उसमें उन्होंने ये शो किया कि इस बंदे ने सेल्फ डिफेंस में, यानी कि ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अब इस वाक़े को इतना अरसा गुजर गया है, ना तो कैप्टन सैफ ने मानना है, तो ना अब उस वक्त वो बंदा हमारे घर भी आता था सिविल वर्दी में, ऐसे आता था अपना टोपी शोपी पहन के कि किसी को पता न चले कि कैप्टन सैफ आया। बात समझ आई? प्रेशर था उस पर, लेकिन वो बंदे ने बड़ी फेवर की। ये मेरा ख्याल है उसके लिए ये इतना ही काफ़ी है। उन्होंने मैनेज भी किया, सब कुछ उन्होंने किया। मैनेज किया। उसके बावजूद प्रेशर बड़ा था। जब पता चला कि ये मामू को, ये ताहिर प्रिंस को ये मारना चाहते हैं, तो हमारे घर में मीटिंग्स हुई, क्योंकि मेरे जो डैडी थे, मेरे डैडी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मेरे मामू जो थे ना ताहिर प्रिंस, मेरे डैडी की बड़ी बात मानते थे। मेरे वालिद ने ना, आप समझ लें कि कुछ देर कफ़ालत भी की हुई थी उनकी। कुछ ऐसा टाइम था जब वो बचपन में थे, तो वो बड़ा प्यार करते थे मेरे। उन्होंने जब ये बात हुई तो मेरे डैडी ने कहा कि यार तेरे बच्चे ने छोटे छोटे, जे तेन कुछ हो गया तो बच्चों का की बनेगा, इन्होंने कौन पालेगा, ते ताहिर ऐ दे तेरी मेहरबानी, तेरी मिन्नत करने कि तू कुछ अरसा से चला जा। उन्होंने कहा जी कि भाईजान मैं अगर चला गया तो लोग कहेंगे ताहिर प्रिंस डर गया, तो मेरी नौनी ने उठ के थप्पड़ मारने शुरू कर दिया। मैं, मेरी अम्मी ने फड़िया, एकदम पकड़ा बचाया कि यार ना की करते पे हो, तो वो बंदा ऐसे बैठा रहा, वो थप्पड़ मारती, तो मेरा ख्याल है उनको 4-5 थप्पड़ मार दिए मुँह पे कि तैनू किसी की वड्डी कि छोटे की गल का नहीं पता चलता, तैनू तेरी जान का खतरा है, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, फलां हो जाएगा, तू चला जा मुल्क छड़ के, क्यों तंग किया सान तू। यानी कि वो इस अंदाज से, जैसे बड़े अपने माएँ करती हैं जैसे, तो वो चुप करके बैठ रहे ऐसे, तो ऐसे ना आँख से ना आंसू शुरू हो गए ताहिर प्रिंस की। हाँ जी, तो ऐसे मुंह ना ऐसे नीचे करके बैठ रहे। तो मेरी अम्मी उठी, मेरी अम्मी ने जाके गले लगाया, प्यार किया कि क्यों है, कहते कुछ नहीं, कहते एक तो टेंशन बाहर से, एक घर से, यानी कि इस तरह के, यानी कि आपस में गुफ्तगू हुई। उन्होंने फिर इस चीज़ पर रजामंदी की कि मैं उम्रे पे चला जाऊँगा। अच्छा, जो आपके कहने पे आप, उन्होंने कहा जी भाएं तुसी भी चलो, बाजी भी चलन, अम्मी भी चलन, मैं भी चलना, बीवी मेरी चलती, चलो असी उम्रा कर आइए सर। डैडी ने कहा नहीं मैं तो जा नहीं सकता, मेरे पास अभी, यानी कि मुझे बैंक से अभी छुट्टियाँ नहीं मिलनी, तो क्लोजिंग के दिन चल रहे हैं, या मतलब मैं अभी जा नहीं सकता। तो मेरी अम्मी ने कहा जी मेरे छोटे छोटे बच्चे कहने मैं चली गई तो इन्होंने किन्ने रोटी पानी देना, तो तू इंज कर अम्मी लै जा नाल, तो तुसी 4-10 उम्रा 20-21 दिन 22 दिन 1 महीना उम्रा करो। लो जी इस बात पर रजामंदी हो गई उम्रे पे। ये अगले दिन गए, इन्होंने जाके पासपोर्ट दिए। पासपोर्ट देने के बाद इन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह ताला 2 या 4 दिन लगेंगे, वीज़ा लग के आता, तो मैं कुछ दिन के लिए मैं उम्रा कर आता हूँ। अब दिन था 22 फरवरी, पीर का दिन था। हम ना 1999, हाँ जी, हम ना डेली ना पतंग उड़ाते थे। आपको शायद याद होगा कि हम पतंगों को पीछे करते थे, चाहे आप छोटे थे, लेकिन आपने देखा ही होगा कि अक्सर हम अपनी छत से ना, वो आपके घर की तरफ ही हवा होती थी, तो वहाँ पीछे करते थे। तो ये डेली आते थे हमारी तरफ। मेरे मामू भी आए हुए थे जर्मनी से, नवीद जो थे, नवीद अंजम टोटो जो थे, तो हम ना गुड्डी शुड्डी उड़ाना रोज़ पीछे करने। तो ये शाम का टाइम हो गया 22 फरवरी का, तो इन्होंने कहा कि फ़ोन किया, तो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ बस घर से निकल। ये उस वक्त वॉल्टन रहते थे उधर, ये वॉल्टन कह रहे हैं अपना डिफेंस में घर था इनका। तो कहते मैं आ रहा हूँ बस, नहा के निकलने लगा हूँ, तो मैं आ रहा हूँ। हम इंतज़ार करते रहे, मगरिब हो गए नहीं आए, हम नीचे आ गए, शाम हो गई। इनको फ़ोन किया कि तुसी आपका इंतज़ार किया है नहीं। कहते यार मैं ना तुसी इंज करो, मुझे कहते हैं तेरे पास निकर शिकर है। मैं क्या कहती स्विमिंग करनी है, अपना अब प्रोग्राम बना है स्विमिंग का, तो मैं अब रेडी हो जाओ। तो टोटो को भी कहा कि रेडी हो जाए, तो चलो हम ना सारे आज ना पीसी स्विमिंग करते हैं उधर। तो कहते मैंने ना मछली ली है, गरम गरम मछली खाएंगे, तो मैंने मछली ली है गाड़ी में रखी है। तो कहते मैं आ रहा हूँ, खाना शाना खाने हैं तो स्विमिंग करने आ जाओ, तो चलो आपस इकट्ठे गेट टुगेदर होएगा। अब ये बात है कुछ 7 बजे की या 7:15 बजे की, तो ये नहीं आए। पूरे 8:30 पौने 9 बजे ना, इनका एक गार्ड है वहीद, वो जो इनके साथ दोस्त भी होता था, गार्ड समझ ले, वो ये आके ना वहीद रोने लग गया, चिल्लाने लग गया ज़ोर ज़ोर से कि ताहिर भानू बचा लो, ताहिर भानू बचा लो, चुके लै गए। वो मैं क्या क्यों है, गल तो दस क्यों है तेनू। मुझे कहता जी कि वो ताहिर को उठा के ले गए हैं, ये बराड़ शाह लै गया चुके। मैं क्या कैसे ले गया बराड़ शाह, किंज लैके गया, मैं समझा दस मैनू। मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया, मैं क्या बैठ मैं दस क्यों है। इन्हें कहा जी ऐसा ऐसा ताहिर स्विमिंग कर रहे सी, इन्नी देर बराड़ शाह है, तो आके कहता जी कि साड़ी गड्डी फड़ी गई नॉन कस्टम पेड।
तो वो आपका दोस्त है आसिम, मियाँ आसिम, डिप्टी डायरेक्टर। उन्होंने कहा जी कि वो ये जो कस्टम की गाड़ियाँ नहीं पकड़ते, उन्होंने कहा जी उसने गाड़ी पकड़ ली है, वो नॉन कस्टम पेड है और आशिक मार्च DSP की गाड़ी है। अगर वो गाड़ी उसने बंद कर दी तो वो गाड़ी निकलनी नहीं है, तो यानी कि वो बंद हो जाएगी, तो आपकी मेहरबानी वो गाड़ी छड़वा दें। इन्हें मियाँ आसिम को फ़ोन किया मामू ने, PC के अंदर स्विमिंग पूल से बाहर आके इन्होंने ट्राउज़र पहना है, T-शर्ट पहनी हुई है, जॉगर शॉगर पहने हुए हैं, तो ये स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। तो साथ वो भी उसके कमर में ऐसे हाथ रख के वो साथ वो भी चल रहा है इब्रार शाह, और फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ये आई विटनेस लोग जो उधर मौके पे मौजूद है वो मुझे बता रहे हैं। इन्होंने उसे मियाँ आसिम को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा। आपको पता है उस वक्त जायज़ कनेक्शन इतने अच्छे नहीं थे, वो बास का ना वो कई दिन प्रॉब्लम करते थे, नंबर नहीं मिलता था। उसको फ़ोन कर रहे हैं, नहीं मिल रहा। इन्हें कहा जी तुसी फ़ोन कर रहे हो, इन्नी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ करती ना। उन्होंने पूछा कि किस जगह पे नाका लगाया हुआ उसने कहा जी उसने नाका लगाया हुआ इधर क्या कहते हैं जेल रोड पे। तो आपकी मेहरबानी साथ ही है, तो चलते हैं, उसको कहो कि यार गाड़ी दे दे, वो आपके कहने पे गाड़ी दे देगा। अच्छा, उस टाइम पे ताहिर प्रिंस इश्तिहारी था? कुछ इश्तिहारी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई चक्कर ही नहीं था। इन्होंने मामू ने कहा अच्छा, मामू ने उसको कहा कि आप ना मैं इनके साथ जा रहा हूँ, वो इस तरह मियाँ आसिम के पास गाड़ी का मसला है, तो मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि यार अपना मैं काम जा रहे हैं तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਲੈਣਾ। मैं कहा मामू यार कैंसिल कर दो आज कल से ही, तुम ईजी हो जाओ। कहते चलो मैं बताता हूँ। तो ये वो लॉन्ड्री वाली साइड से बाहर लेके गए हैं, जो आगे इन्होंने जफ्फा डाल दिया। इन्होंने अपना आप यानी कि अपना बचाने की कोशिश की। इस इब्रार शाह ने इनके लेफ़्ट बाजू पे गोली मार दी, अंदर PC के अंदर लॉन्ड्री में इब्रार शाह ने ये लेफ़्ट बाजू पे गोली मारी, ये बाजू टूट गया, खूनो खून, ब्लीडिंग शुरू हो गई है। इन्होंने पकड़ा है, जफ्फा डाला और गाड़ी में फेंका है और स्पीड ये बदामी बाग की तरफ चल पड़े। ये बदामी बाग सीधा थाने में ले गए, आँख पे पट्टी बांधी हुई है, हाथ पीछे बांधा हुआ है, खून जो है ना वो नीचे, वो सारा खून जो है ना कपड़ों से नीचे जा रहा है, ऐसे पट्टी बांध के। और जैसे आपने पुराने नारकली का हवाला देखा ना, अब मुझे नहीं पता कि बदामी बाग का हवाला चेंज हो गया है कि वही है। जब बंदा सेंटर में से गुजरता है, इस साइड पे भी हवाला आता है, इस साइड पे भी हवाला आता है। जब कोई भी मुलजम लेके गुजरते हैं ना, वो सेंटर में से गुजरता है। जब सेंटर में से गुजरे, हवालातियों ने खुद ताहिर प्रिंस को देखा अंदर जाते हुए, पैदल अपने पाँव पे जाते हुए अंदर देखा। ठीक 5 मिनट के बाद उन्होंने वापस निकाल लिए। इन्होंने ठीक 5 मिनट के बाद इब्रार शाह ने वहाँ से निकाला है। जहाँ ट्रेनें ना बदामी बाग की ट्रेनें चलती हैं, वहाँ एक कमरा नुमा खोली सी बनी हुई थी, ये उधर ले गए हैं। इसने ताहिर प्रिंस को गाड़ी में से ना बालों से पकड़ के खींचा है मामू मेरे को। आपको ये किसने बताया? मुलाजमों ने, जो आई विटनेस मौके पे मौजूद थे, मुलाजम पुलिस वाले। इन्होंने कहा कि छड़ी ना मैनू मार दी। इसने 2 फुट के फासले पे 24 गोलियों का ब्रस्ट मारा है। जो कहानी पुलिस की सामने है उसमें था कि काला बट एक कोई इश्तिहारी है, उसके साथ ताहिर प्रिंस गाड़ी में जा रहे थे, पुलिस पर हमला किया। बॉस ये सब ड्रामा है पुलिस का। मैंने जो असल वाकया मैंने आपको बता दिया। इस तरह इन्होंने मारा है और 24 गोलियां छाती पे मारी हैं 2 फुट के फासले पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने आपको भेजी है, आप देख लें। उस बंदे को खुडे लाइन लगाया गया, इसलिए लगाया गया कि ये जो 12 रबीउल वाला वाकया इनसे निपट नहीं रहा था, यानी कि उसका कुछ हो नहीं रहा था, उसने मदई ख़त्म कर दिया। अच्छा, उस केस में मेरी नानी मदई बनी, ताहिर प्रिंस के केस में। अब ये लोग इतने पावरफुल थे कि अब इनके खिलाफ गवाही किसने देनी थी? अच्छा, इस केस की जो इंक्वायरी थी वो कर रहे थे गुलाम मोहम्मद कलियार, डेड ऑनेस्ट हैं, उनके सामने आपकी नानी पेश हुई। भाई मेरी बात सुने, आप कोई भी पुलिस मुकाबला उठा के देख लें, ये जेल से निकालते हैं मार देते हैं, तरीक पे लेके जाते हैं मार देते हैं, तो सामने का है तो यही आते हैं, ये फलां बंदे छुड़ाने आए तो मार दिया, फलां हुआ तो मार दिया, ऐसे ही पुलिस मुकाबले होते हैं। अच्छा, जो जुडिशल इंक्वायरी भी हुई इस पुलिस मुकाबले की, उसके अंदर पुलिस मुकाबला असली साबित हुआ और जो केस था इब्रार शाह पर वो खारिज हो गया। मुझे बात बताएं एक, मेरी बात सुने, केस इब्रार शाह पे खारिज इसलिए हुआ कि मेरी नानी मुदई थी, तो जब मुदई मर गया केस चलाई नहीं किसी ने। जैसे मेरी माँ थी, तो मेरी माँ कभी चाहेगी कि मेरा बच्चा जाके केस लड़े तो एनमी पुलिस मुकाबले च मार दें या इसको भी मार दें, कोई भी नहीं आया सामने। असल बात ये है, जब मदई मर गया तो गवाह तो वैसे ही भाग गए थे, तो मदई भी मर गया, तो केस 1 साइडेड केस चला। आप केस उठा के देख लें, पता कर लें। मैंने जो पता किया उसमें यह है कि इब्रार शाह पर यह केस पड़ा, इंक्वायरी इसकी हुई और इंक्वायरी में साबित हुआ कि पुलिस मुकाबला असली था। ये जितने मर्डर हुए हैं, जुडिशल मर्डर या थाने के अंदर मर्डर हुए हैं, ये सब पुलिस ने जाली पुलिस मुकाबले किए हुए हैं। कोई पुलिस का मुकाबला असली है। आप असली पुलिस मुकाबले में देखेंगे कि पुलिस वाला मरेगा। वो कौन सा मुकाबला जिसमें पुलिस मरती नहीं है?
सिर्फ वही मरता है जिसने मरना होता है। अच्छा, ये बात आप मानते हैं जो इस रास्ते पे चल पड़ता है वो या तो दुश्मन की गोली का निशान बनता है या फिर पुलिस की? भाई मेरी बात सुने, चाहे मेरे मामू थे, अगर मर्डर करोगे तो मर्डर होगे, अगर आपने मारा है या मरवाया है तो आप भी मरोगे, ये अल्लाह का दस्तूर है। लेकिन बात यह है कि अगर बंदा जेल चला जाए, थाने चला जाए, जमानत हो जाए, अपनी सजा भुगत ले, उसके बाद उसको मार दिया जाए, यार ये किस चीज़ का इंसाफ है? या तो कोई सजा ना दो, मार दो उसको, ये किस चीज़ का इंसाफ है? पुलिस मुकाबला नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, मैं नहीं कहता कि मैं बड़ा अजी हूँ जी, जो मैं कहूँगा वही सच है, लेकिन इस वक्त हकीकत बात यह है कि जब तक पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा, बदमाशी चलती रहेगी, बदमाश पैदा होते रहेंगे। बदमाशों से शरीफ लोग, मिनिस्टर्स लोग, पुलिस वाले, बड़े बड़े लोग इनसे काम लेंगे। जब ये लोग उनकी आंखों में दुखना शुरू हो जाएंगे, इनको पुलिस मुकाबले में मरवा देंगे। बस ये कानून है पाकिस्तान का, जो ताहिर प्रिंस के साथ हुआ, जो ताहिर प्रिंस के साथ हुआ है। आज के इस एपिसोड का मकसद किसी को हीरो बनाना या ग्लैमराइज करना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि इन किरदारों की अपनी फैमिली किन आजमाइशों से गुजरती है।